ब्लैडर और कोलैंजियो में ना ये मोटा मोटी ये 4 ट्रायल्स अपने को पढ़ने हैं। उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि आ रही है ना आवाज? यस यस ठीक। तो ABC 2 ट्रायल, ये गॉल ब्लैडर में देख लो, A, B और A। तो A इज फॉर ABC2, B इज फॉर बिल कैप एंड वापस A इज फॉर अकॉर्ड 18। B कैट नहीं पढ़ना है, B कैट के इसमें सिर्फ कोलैंजियो वाले पेशेंट्स थे, ठीक है। बाकी इन तीनों में देयर वाज कोलैंजियो कार्सिनोमा एंड गॉल ब्लैडर बोथ। सो व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट गॉल ब्लैडर का एडजुवेंट थेरेपी के ट्रायल्स अगर पूछा कभी तो ये 3 लिखना, साथ में एक स्वॉक ट्रायल लिखना, साथ में एक रेस जीबी ट्रायल लिखना जो आज वो पाक ने डाला। और अगर कोलैंजियो में आया तो ये ट्रायल लिखना प्लस ये लिखना प्लस एक कीमो रेडिएशन का ट्रायल जो गॉल ब्लैडर के अंदर पढ़ेंगे वो लिखना। मतलब दोनों में एक ट्रायल कॉमन नहीं है, बाकी सारे कॉमन है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि गॉल ब्लैडर का एडजुवेंट थेरेपी में पहले आया एबीसी ट्रायल। एबीसी ट्रायल वाज नॉट एडजुवेंट, इट वाज मेटास्टैटिक। तो इसने बोला मेटास्टैटिक सेटिंग में आप जेमसिटाबिन प्लस सिस्प्लैटिन वर्सेस जेम अलोन। तो इसमें उसने बोला प्राइमरी एंडपॉइंट ओएस एंड पीएफएस बोथ वर बेटर विथ जेम सिस देन जेम अलोन, बट द प्रॉब्लम वाज दिस वाज इन मेटास्टैटिक सेटिंग। तो इसके बाद व्हेन यू रियलाइज कि मेटास्टैटिक सेटिंग में डबलेट थेरेपी देके फायदा हो रहा है, तो देन यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू एडजुवेंट ट्रायल्स विद द सेम ड्रग्स। तो फर्स्ट केम दी अकॉर्ड 18। तो अकॉर्ड 18 ने जेमसिटाबिन को लिया प्लस सिस्प्लैटिन के बदले ऑक्सैलिप्लैटिन लिया। ऐसे याद रखना है, जेम सिस को याद रखना पड़ेगा, जेम सिस वर्सेस जेम इन एबीसी ट्रायल। एबीसी सीधी बात है, अल्फाबेटिकली भी पहले एबीसी आता है, तो वो लिया। वो मेटास्टैटिक सेटिंग का ट्रायल था, तो आपने उसको एक्सट्रापोलेट करके एडजुवेंट सेटिंग में लेके आने की कोशिश की। सिस्प्लैटिन थोड़ा टॉक्सिक ड्रग है, तो आपने सिस की जगह ऑक्सैलिप्लैटिन दिया और जेम को आपने वैसे ही रखा। और साथ में ये किया सर्जरी अलोन के साथ कंपेयर, क्योंकि अब आप एडजुवेंट सेटिंग की बात कर रहे हैं। तो सर्जरी वर्सेस समथिंग, समथिंग वाज डबलेट, डबलेट वाज जेम एंड ऑक्स। तो इसमें इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस के हिसाब से 200 पेशेंट उसमें ये सारे थे। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि 20% पेशेंट्स, 200 पेशेंट्स, 20% गॉल ब्लैडर, द रिमेनिंग वर कोलैंजियो। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया एज अ ग्रुप, मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आया। जेमॉक्स वर्सेस ऑब्जर्वेशन इन रिकरेंस फ्री सर्वाइवल एंड जेमॉक्स वर्सेस ऑब्जर्वेशन इन ओएस, both primary and secondary outcome, both did not show any difference as far as statistical significance was concerned. Improvement tha, you can see 30 and 19 months, 75, 50 months, but statistically significant nahi tha. So this was a negative trial based on intention to treat analysis. Then came the other B, BILCAP. तो BILCAP was a positive trial. BILCAP ने क्या किया, उसने बोला ठीक है, मेटास्टैटिक सेटिंग के अंदर आपने 2 ड्रग्स को बेटर बोल दिया, वही 2 ड्रग्स को आपने टेक्निकली सिस्प्लैटिन की जगह ऑक्सैलिप्लैटिन यूज करके पर एडजुवेंट सेटिंग में यूज किया, उसमें आपको कुछ फायदा नहीं मिला। लेट मी ट्राई दी रिमेनिंग ड्रग, ठीक है। रिमेनिंग मतलब जेम के साथ हमेशा कैप्साइट ही रहता है, तो लेट मी ट्राई कैप्सिटाबिन फर्स्ट। तो ओनली सिंगल ड्रग, तो दिस गाय ट्राइड ओनली कैप्सिटाबिन वर्सेस सर्जरी। 450 पेशेंट्स, अगेन 20% गॉल ब्लैडर, रिमेनिंग वर कोलैंजियोसिस। इसका ओएस वाज प्राइमरी, रिकरेंस फ्री वाज सेकेंडरी एंडपॉइंट। इसमें दिस गाय फाउंड अ डिफरेंस, 51 months versus 36 months OS difference and 25 versus 18 months RFS difference, PFS difference. तो इसने this was a positive trial, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे ये था RFS differed between the treatment groups in the first 24 months but not thereafter, raising the possibility that capside only differs recurrence. मतलब 2 साल तक RFS was different, उसके बाद eventually recurrence free survival ज्यादा कुछ difference नहीं था। तो उन्होंने ये conclusion किया कि ये therapy only delay करता है recurrence को, avoid नहीं करता, which is okay, मतलब but at least you are giving 2 years of RFS, ठीक है। तो ये 3 स्टडी हैं गॉल ब्लैडर में एडजुवेंट कीमोथेरेपी का। ये मेटास्टैटिक सेटिंग था, तो इसको अभी ये लोग ऐसा कहते हैं कि इसके हिसाब से गॉल ब्लैडर पोस्ट रिसेक्शन यू हैव टू गिव कैप्साइड। टेक्निकली स्पीकिंग डबलेट थेरेपी यू कैन गिव, बट इसका नेगेटिव ट्रायल है, सो वी ऑफन फॉल टू जेम सिस एज अ
adjuvant setting, if you are not going to give capside alone, you fall to GEM-CIS because GEM-CIS ने metastatic setting में अच्छा result दिखाया था. तो 3 ट्रायल, GEM-CIS versus GEM in metastatic setting, GEM-OX versus surgery in adjuvant setting, which was a negative trial, capside alone in adjuvant setting, which was a positive trial. All these 3 included gallbladder and cholangio. दो तुम्हारे अपने काम के जो 2 ट्रायल एडजुवेंट सेटिंग में, दोनों में 20% गॉल ब्लैडर का प्रपोर्शन था. ठीक है. फिर आया कीमो रेडिएशन, साउथ वेस्ट ऑन्कोलॉजी ग्रुप का 0809. इसने कीमो रेडिएशन लिया. इसमें भी उसने कोलैंजियो कार्सिनोमा एंड जीबी कार्सिनोमा लिया. उसने दिया 4 साइकिल डबलेट, जेमसिटाबीन प्लस कैपेसिटाबीन, री इमेजिंग. अगर प्रोग्रेशन नहीं था तो सीटीआरटी दिया कैप्साइड के साथ. उसने अपना एम रखा ओएस विथ रिस्पेक्ट टू सब ग्रुप R0 R1 एंड 2 ईयर ओएस. तो पहले सर्जरी किया, R0 वर्सेस R1 उसने फाइंड किया. उसके बाद उसने इन सब पेशेंट्स को 4 साइकिल जेम प्लस कैप्साइड दिया. प्रोग्रेशन नहीं था तो ही उसने कैप्साइड प्लस रेडिएशन दिया. एंड बाद में उसने देखा ओएस कितना आता है. फिर उसने ये ओएस को डिटरमाइन किया कि पहली बात तो ओवरऑल 2 ईयर ओएस कितना, दूसरा R0 वर्सेस R1 का ओएस डिफरेंस है कि नहीं. तो दे फाउंड दैट 65% 2 ईयर ओएस था. उसमें भी R0 का ऑब्वियसली ज्यादा था, R1 का कम था. एंड 11% लोकल रिकरेंस एट 2 इयर्स था. उसमें R1 का ज्यादा था, R0 का कम था. तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का फॉलोअप था उनका. तो इसमें अभी प्रॉब्लम, इसमें व्हाट दे सेड इज कि ASCO clinical guidelines provide the following recommendations. Number 1, patients with resected biliary tract cancer should be offered adjuvant capside chemo. ठीक है. ये कौन सा स्टडी था? बिलकैप. ओके. सिंगल for a duration of 6 months at a dose determined by whatever the institution wants to practice in its setting. And second, extrahepatic cholangio or gallbladder and a microscopically positive surgical margin, that is R1, may be offered chemoradios depending on SWOG trial 0809. ठीक है. Given the negative results of the BILCAP trial, है ना, एक मिनट, हाँ, given the negative results of the BILCAP trial, the intention to treat analysis, the combination of adjuvant GEM-CIS is still commonly used in clinical practice. तो ये उसने बोला. मैंने कुछ गलत पढ़ाया क्या? नहीं, तू बोला ना 2 ईयर ही उसने किया डिजिट. हाँ, 2 ईयर किया. राइट. इट इज ट्रीटिंग डिलेइंग. हाँ. ठीक है. सो अगर जेमसिटाबीन के बदले कुछ और यूज करना है तो यू विल यूज अपना ये जेम एंड सिस्प्लैटिन. that is what you will use if you want to use 2 drugs, and that comes from the ABC trial. ठीक है. आरटी का डोजिंग अभी तक ये लोग ने फाइनलाइज नहीं किया है, पर स्वॉग के हिसाब से आप दे सकते हैं. ठीक है. तो गॉल ब्लैडर के अंदर 3 ट्रायल्स, ABC, ACCORD and BILCAP. ABC metastatic, ACCORD was adjuvant, 2 drugs, negative trial, difference था but not statistically significant. BILCAP में again difference था, statistically significant था, but 2 साल के बाद वो difference गायब हो गया. तो best evidence you have is BILCAP, which is capecitabine. उसके अलावा if you want to fall back on something else, you fall back on GEM-CIS. For R1 you have evidence, but it is a phase 2 trial. ये याद रखना, phase 2 है, इसलिए उसने बोला है कि प्रॉपर अपने पास phase 3 का RCT नहीं है कीमो रेडिएशन देने का. तो इट्स अ phase 2 ट्रायल. तो R1 R0 में भी दे सकते हो, बट फायदा इतना नहीं हो रहा ना, क्योंकि R0 में आपके पास ये है ऑलरेडी. तो R1 रिसेक्शन के अंदर आप रेडिएशन दे सकते हो बेस्ड ऑन SWOG 0809 ट्रायल. ठीक है. अभी नियो एडजुवेंट रोल क्या है गॉल ब्लैडर में? तो NCCN बोलता है अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि लोको रीजनली एडवांस डिसीज में आप नियो एडजुवेंट क्या देना चाहिए और कितना देना चाहिए. अपने पास एविडेंस नहीं है, बट अभी तक आपने जो ड्रग्स पढ़े वो सबका सब आप लिख सकते हो. अगर देना है तो ये क्या दे सकते हो? जेम-सिस, जेम-कैप, कैप-ऑक्स, मतलब जितना ये 2 ड्रग में 3 ड्रग में जितना आपको बनाना है आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये आज उन्होंने रखा पात्रो सर ने. recently published trial JCO 2024 raised GB study, but this is in the palliative setting. ठीक है. palliative setting में consolidation CTRT versus observation in advanced gallbladder cancer.
they showed CTRT significantly improved OS but was associated with adverse events, which is obvious क्योंकि आप observation के साथ compare कर रहे हो, ठीक है. डोज भी दिया है 45 ग्रे with 9 ग्रे boost and capecitabine 1250 milligram per meter square versus observation. OS was better than observation in CTRT groups and तो ये पैलिएटिव सेटिंग है. तो ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया. गॉल ब्लैडर में 4 ट्रायल लिखना, 1 2 3 4 और ये पैलिएटिव 5, ठीक है. कोलेंजियो में अगर अपन वही 3 पढ़ेंगे तो वही 3 है. प्रोडीज क्या अपना ये अकॉर्ड 18 में अपन ने बात किया वही है. प्राइमरी एंड पॉइंट क्या था, रिलैप्स फ्री. सेकेंडरी एंड पॉइंट था ओएस. रिजल्ट्स शोड नो डिफरेंस. तो एक ये ट्रायल खत्म हो गया. दूसरा बिल कैप के अंदर था 450 पेशेंट्स विथ 20% गॉल ब्लैडर पेशेंट्स. बिल कैप वाज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव ट्रायल बिकॉज उसमें R0 R1 रिसेक्शन दोनों इंक्लूड हुआ था. प्राइमरी एंड पॉइंट क्या था बिल कैप का, ओएस था. तो उसने क्या देखा, 50% ऑफ पेशेंट्स had R1 and 38% had नोड पॉजिटिव डिसीज. बट ओएस में कोई डिफरेंस उनको दिखा नहीं. पर प्रोटोकॉल एनालिसिस मतलब ये एक्चुअली मैं कह रहा था, इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस में उनको डिफरेंस नहीं दिखा आईटीटी के अंदर, पर प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंस दिखा. ठीक है, ये देखो 0.09 या 0.05 पर प्रोटोकॉल, सॉरी पर प्रोटोकॉल ओएस में उनको डिफरेंस दिखा एंड पर प्रोटोकॉल रेकरेंस फ्री में उनको डिफरेंस दिखा. प्लस 2 साल के बाद डिफरेंस गायब हो गया पर प्रोटोकॉल में दिखा. तो पर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, इंटेंशन टू ट्रीट क्या होता है. आपने जिसको ट्रीटमेंट चालू किया है, मतलब मेरे को समझ में ऐसा आया कि आपने जिसको ट्रीटमेंट चालू किया उसने ट्रीटमेंट कुछ एक आध कम भी लिया ना, तो भी आपने उसको ऑलमोस्ट 70% 80% ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है उसने, तो आप उसको इंटेंशन टू ट्रीट के अंदर काउंट करते हैं. पर प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जिसने बेसिकली पहले साइन अप किया था, भले वो डिफॉल्ट कर गया, आउट ऑफ वो फॉलो अप हो गया, मर गया, वो सब इंटेंशन टू ट्रीट में. जिसने एक बार अगर शुरू कर दिया, मतलब जिसने भी आपके साथ शुरू किया था, उसका जो मर्जी हुआ उसके बाद, even if he is lost to follow up, you consider that is intention to treat. टोटल काउंट रहेगा उसमें, टोटल काउंट. हां, और पर प्रोटोकॉल में आपको ये निकाल देते हैं, जो डिफॉल्टर देते हो गए वो लोग निकाल देते हैं. इंटेंशन टू ट्रीट में आपको रियल वर्ल्ड डेटा ज्यादा बेटर पता चलता है, ये मैंने पढ़ा था. हाँ, तो ऐसा ही रहेगा बिकॉज इसमें लिखा है 2 year OS was not different for ये अपना, बट कहाँ गया बिल कैप ना, सॉरी बिल कैप. नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ओएस, बट पर प्रोटोकॉल में जहाँ पे आपने वो सारे फालतू पेशेंट्स को कम कर दिया, उसमें यू कुड नॉट रिसीव एटलीस्ट 1 साइकिल और कुड नॉट बी रैंडमाइज्ड शोड अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ओएस एंड आरएफएस बोथ. ठीक है, सो डिस्पाइट अ नेगेटिव फाइंडिंग बाय आईटीटी, the benefit seen in per protocol and the 9% improvement in OS in the BILCAP trial has promoted the adoption of 6 months of adjuvant cap site after HC resection. तो ये एक है. ठीक है, फिर ये मैंने कहा था ये हम पढ़ेंगे कोलैंजियो में, दैट इज बीकैट ट्रायल. बीकैट ट्रायल ने क्या बोला, उसने क्या किया, एडजुवेंट जेम अलोन. ठीक है, बिलकैप ने क्या किया था, कैपेसिटाबिन लिया था, और बीकैट ने क्या किया, ओनली जेम लिया. तो एडजुवेंट जेम versus observation for patients with distal or HC or hilar cholangio who underwent macroscopically curative resection and they were randomized and enrolled within 10 weeks after surgery. Primary endpoint क्या था, OS. Secondary endpoint क्या था, RFS. No significant difference. So no differences when patients were stratified. Even subgroup analysis में उन्होंने stratification किया, उसमें भी कोई difference नहीं आया. तो gem monotherapy cannot be recommended for the resection of hilar cholangiocarcinomas or for that matter any cholangiocarcinomas. ठीक है, तो you have BCAT, again a negative trial, randomized phase 3, distal and hilar cholangio, median OS was the primary endpoint, not difference, confidence interval सब कुछ इसमें दिया है. And again then you get back to the SWOG trial. SWOG trial अपन ने वापस जो पढ़ा वही है. प्राइमरी एंडपॉइंट क्या था, 2 year OS आफ्टर R0 R1 रिसेक्शन. उन्होंने क्या देखा, 2 year OS was 65%, जिसमें 67 था R0 के लिए, 61 था R1 के लिए, एंड मीडियन OS was again 35 months, not different between but they had some sort of difference. This phase 3 trial met its stated goals and represents the highest level of evidence of evaluating adjuvant chemoradiotherapy in hilar cholangiocarcinoma. However, it lacked a phase 2 है, sorry 3 नहीं है.
It lacked the comparison arm, so the results may be a function of the therapy and आपने थेरेपी दिया है, आपने कोई कंट्रोल आर्म तो रखा नहीं है. Currently no data exists to support the routine use of adjuvant, but जैसा आपने देखा R1 रिसेक्शन के अंदर आप CTRT दे सकते हैं, तो वो CTRT कैसे देना है, क्या देना है, वो आप स्वॉब के हिसाब से दे सकते हैं. ये चल रही है ट्रायल, इट्स अ न्यू ट्रायल. इसका ट्रायल का नाम तो याद नहीं रहेगा, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये अभी बिलकैप वर्सेस ABC2 रेजिमेन, ये मेटास्टैटिक सेटिंग में था, तो एडजुवेंट के अंदर अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं अपने विथ प्रूफ. अप्लाई कर रहे हैं बट विदाउट प्रूफ, एंड बिलकैप का प्रूफ आ गया है और वो पर प्रोटोकॉल में आया था और वो 2 साल के बाद फर्क चला गया था. तो ये जो न्यू ट्रायल है एशिया का, वो ये स्टडी ये दोनों को कंपेयर कर रहा है. एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल वर्सेस currently not established protocol, उन दोनों को कंपेयर कर रहा है. Randomizing patients with lymph node positive extrahepatic cholangio to either adjuvant capside or adjuvant doublet GEMS. ठीक है. सो ये अपन ने गॉल ब्लैडर और कोलैंजियो पढ़ लिया. गॉल ब्लैडर में मेटास्टैटिक 2 नेगेटिव ट्रायल, ये पर प्रोटोकॉल एनालिसिस पे बेटर ट्रायल, एंड स्वॉब फेज 2 ट्रायल, CTRT का ट्रायल, उसमें R1 के अंदर फायदा है. तो एस्को ये बोलता है अभी कि R1 के अंदर आप CTRT दे सकते हैं, एंड एडजुवेंट सेटिंग में आप एडजुवेंट कैप्साइड दे सकते हैं. कैप्साइड नहीं देना है तो जेमसिस दो, अपने पास प्रूफ नहीं है पर जेमसिस इज प्रूव्ड इन द मेटास्टैटिक सेटिंग. नियो एडजुवेंट में जो देना है दे दो. पैलिएटिव का रेस जीबी स्टडी है. कोलैंजियो के अंदर अगेन वो 2 ट्रायल्स ऊपर के, दैट इज एडजुवेंट सेटिंग में अकॉर्ड 18 and BILCAP. Accord 18 was negative, BILCAP was per protocol analysis के हिसाब से positive. CTRT के लिए SWOG, again R1 resection same लिखना है. ये नया ट्रायल है. और दूसरा एक एडिशनल करना है अपने को BCAT ट्रायल. BCAT ट्रायल was single drug gemcitabine versus observation, again no difference was found. तो 4 ट्रायल इसके अंदर, 4 ट्रायल उसके अंदर. ठीक है. टोपैज एक नया ट्रायल आया था इम्यूनोथेरेपी के लिए मेटास्टैटिक सेटिंग में. अच्छा, नहीं पढ़ा मैंने अभी तक. रिजल्ट आ गए क्या? रिजल्ट भी आ गए. दुर्वालुमैब या पेमब्रुलिजुमैब दे रहे हैं एज ए इम्यूनोथेरेपी. इसलिए आजकल उसमें बायोमार्कर्स का रोल आ गया है गॉल ब्लैडर कैंसर में भी. अच्छा ठीक, एक बार ग्रुप पे डाल देना, मैं देख के इसमें ऐड कर दूंगा. ठीक है. क्या बोला तूने नाम? टोपैज, टी ना? TOPAZ. ठीक है. अभी HCC में ये फिगर सब कुछ बताया था, बट HCC के एडजुवेंट थेरेपी या मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रायल्स पूछे तो इसने समीर में भी रखा है जो ग्रुप पे वो, और दूसरा इसके अंदर भी है. BCLC ग्रेडिंग के हिसाब से आप जो सिस्टमिक थेरेपी देते हैं उसके हिसाब से BCLC रिवाइज करवा दे भाई. नहीं लिखा क्या पूरा? फिर तुम ही बोलोगे. ट्रायल रुक जाएंगे. हाँ ठीक है, कंप्लीट कर ट्रायल, फिर बाद में लास्ट में रिवाइज करवाना. BCLC में सिस्टमिक ट्रीटमेंट आप जब देते हो, व्हेन you not applicable for resection, not applicable for ablation, not applicable for TACE, not applicable for liver transplant, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? सिस्टमिक थेरेपी. ये इंटरमीडिएट ग्रुप में C था और ये D था. D इज बेस्ट सपोर्टिव केयर. D कौन सा है तुम्हारे? CTP क्लास C वाले, PS मोर देन 2 वाले, ये वाले तुम्हारे D ग्रुप में आते हैं. इसमें फिर भी तुमको CTP क्लास A या B चाहिए, PS 0 या 1 तो चाहिए. तो सिस्टमिक ट्रीटमेंट आपको क्या देना है, तो ये एक फिगर याद कर लोगे ना तो आपका. तो वो क्वेश्चन था ना कि मल्टीपल डिफ्यूज लिवर है जिसको कैंसर है, अलोंग विथ उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो भी इसी में आएंगे. तो ये उसका भी ट्रीटमेंट अगर वो आता है कि बायलैटरल लिवर डिफ्यूज मेट्स है या डिफ्यूज लिवर डिसीज़ है, तो उसका ट्रीटमेंट पे एक अलग 5 मार्क का क्वेश्चन आया, तो उसका आंसर यही है. यही सिस्टमिक ट्रीटमेंट करना. तो कुछ नहीं याद रहे, अगर टाइम कम है तो खाली इतना बना देना
इनफ, मतलब दिख जाएगा क्या है, ठीक है। तो यू हैव फर्स्ट लाइन में यू हैव डबलेट थेरेपी और सिंगल थेरेपी, सेकंड लाइन में यू हैव ओनली सिंगल थेरेपी, थर्ड लाइन में यू हैव ओनली वन ड्रग, ठीक है। तो अभी यही अपने को यही इतना ही पढ़ना है, दैट इज इनफ। एग्जाम में ऐसा कुछ अलग अगर इधर उधर का पूछेंगे तो मेडोंक वाले को पूछेंगे, अपने को नहीं पूछने वाले, होपफुली। तो ये तुमने इतना पढ़ना है। तो पहले विल बिगिन विद फर्स्ट लाइन सिंगल ड्रग जो इनिशियली आए थे, ठीक है। तो सिंगल एजेंट्स में आपके पास सोराफेनिब है, which was the first drug. Sharp trial more than 15 years ago. Sorafenib showed an increase in OS when compared to placebo in the Sharp trial, 10 months versus 8 months, 11 months versus 8 months. तो इसके ऊपर आपने सोराफेनिब को as a TKI अप्रूव किया। Then the next single agent came lenvatinib. lenvatinib के ट्रायल का नाम क्या था? रिफ्लेक्ट ट्रायल। उसने क्या कंपेयर किया? उसने lenvatinib को हेड ऑन कंपैरिजन किया सोराफेनिब के साथ। तो सोराफेनिब वर्सेस lenvatinib in the first line setting, systemic therapy, HCC। तो इसने देखा हर एक में कुछ कुछ फायदा था। OS was almost 1 month increased, PFS was 4 months increased, and objective response rate on therapy, objective response rate मतलब आपने CT वगैरह स्कैन करके देखा, उसमें response it was also increased, ठीक है। So PFS was increased, OS was increased, OR was increased। तो उसने सोराफेनिब को डाउनग्रेड नहीं किया, उसने बस बोला lenvatinib भी फर्स्ट लाइन थेरेपी में आप यूज कर सकते हो। तो सोराफेनिब एंड lenvatinib became approved in the first line setting for systemic therapy for HCC, ठीक है। ये एक। Then you came to two agents. Two agents अपन ने यहाँ पे कौन से पढ़ लिए थे? एटिजो बेवासिजुमाब, दुर्वालुमाब, ट्रेमिलुमाब, ठीक है। ये अपन ने दो पढ़े, इन दोनों के ट्रायल्स हैं, आई एम ब्रेव 150 एंड हिमालय। तो पहले आई एम ब्रेव 150 देख लो। VEGF का रोल है हेपेटिक कार्सिनोजेनेसिस के अंदर, तो एंटी VEGF को उन्होंने ऐड किया दूसरे ड्रग के साथ। तो एटिजोलिजुमाब कौन सा ड्रग है? PDL1 ना। तो इसके साथ उसने ऐड किया बेवासिजुमाब को फॉर साइनर्जिस्टिक एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स, और उसके बाद उसने कंपेयर किसको किया उसके साथ? सोराफेनिब को, बिकॉज दिस वाज द एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट लाइन ड्रग। तो उसने एटिजोबेव को सोराफेनिब के साथ कंपेयर किया। सोराफेनिब का और एटिजो का सर्वाइवल डिफरेंस आया, तो OS एट 1 year was 7 months versus 12 months, ठीक है। PFS was also increasing, 4 months versus 7 months. Toxicity was obviously a little more in bevacizumab. HCC is as such prone to अपना ये bleeding and all, plus VEGF का रोल है, तो और बेवासिजुमाब अपने को मालूम है कि हाइपरटेंशन कॉज करता है। That was the initial most important toxicity that they saw was clinically different, significantly different. तो इस basis पे I am brave 150 Atizo plus Bev versus the established first line setting, OS में 5 months का difference, PFS में 3 months का difference at 1 year itself, with toxicity just being an increase in hypertension, significant toxicity just being that they approved Atizo-Bev in the first line setting as an adjuvant drug combination therapy. Then the second combination therapy that they improved, that they said was based on the Himalaya trial, which was Durva and Tremelimumab. तो वो यहाँ पे दिया है। इसमें उन्होंने क्या किया? How they reached here is important. उन्होंने Tremelimumab को single agent try किया, showed a good response in phase 2. उन्होंने Durva को single agent try किया, showed a good response in phase 2. तो उन्होंने दोनों को कंबाइन करके ट्राई किया एंड दे एस्टैब्लिश्ड हिमालय। तो हिमालय में यू हैव 3 ड्रग्स, 3 पीक्स करके याद रख लो। 3 पीक्स क्या? 3 ड्रग्स ऐसे याद कर लो हिमालय में। तो इट वाज डिजाइंड टू कंपेयर डुरवा प्लस ट्रेम वर्सेस डुरवा अलोन वर्सेस द एस्टैब्लिश्ड सोराफेनिब व्हिच वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो ये तीनों को उसने कंपेयर किया। इसमें फर्क क्या है? देख, सिंगल एजेंट ट्रेमिलुमाब को उसने एंटी CTLA4 ट्रेमिलुमाब को एडवांस सीए के अंदर उसने दे फाउंड इट वाज गुड। दुर्वालुमाब का फेज 1 डेटा में भी इट वाज गुड। तो अभी उन दोनों को उसने कंबाइन किया। सो व्हाट दे फाउंड वाज, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि इस रेजिमेन को बोलते हैं स्ट्राइड रेजिमेन। ये मैंने यहाँ लिखा है, वो नीचे कहीं पे ऐड किया है मैंने।
स्ट्राइड रेजिमेन. स्ट्राइड रेजिमेन क्या होता है? यू डोंट गिव ट्रेमिलुमाब इन द यूजुअल डोज व्हिच आई थिंक इज अप्रॉक्सिमेट 75 मिलीग्राम. यू गिव अ सिंगल डोज, a high dose, that is 300 milligram. That is the stride regimen. तो important remember करना इसमें ये हिमालय में 3 peaks थे, that is Durva plus Tremi, Durva alone, Sorafenib alone, और उसमें the Durva plus Tremi का regimen was Durva at the usual dose and Tremi as a single high dose, that was 300 milligram. This was the stride regimen. You have to make strides to reach the Himalaya. ऐसे करके याद रख लो. तो इसमें what they found was that Durva and Tremi together improved the OS, reported an OS benefit 18 months versus 10 versus ये तो interval था 18 months and an objective response rate of 24% compared which was in the combination arm, which was significantly more than the individual arm. So based on this, high dose Tremi plus Durva resulted in a significant increase in OS compared to Sorafenib with a favorable safety profile. There was no increase in severe hepatotoxicity in patients that received Tremi plus Durva compared to Durvalumab alone. So you can use both as a combination or you can use Durva alone also. ठीक है, तो इसमें देख लो Durva alone भी है. तो Durva plus Tremi को कंपेयर किया Durva and Sorafenib के साथ. Sorafenib के कंपैरिजन में इसका सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था. इसका इन दोनों का मैंने देखा नहीं है अगर हेड ऑन कंपैरिजन किया तो, बट इसने ये बोल दिया है कि टॉक्सिसिटी वाइज इन दोनों का टॉक्सिसिटी वाज नॉट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम सिंगल एजेंट Durvalumab. तो Durvalumab को भी आप सिंगल एजेंट दे सकते हो. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि दे हैव established Tremi as a single agent drug. They have established Durva as a single agent drug. So now they wanted to combine. And combination को Durva के साथ स्टडी किया and Sora के साथ स्टडी किया. तो इससे बेटर था, पर इन दोनों का कुछ खास डिफरेंस नहीं था. तो यू कैन गिव बोथ और यू कैन गिव Durva alone और यू कैन गिव Sorafenib alone, बट कॉम्बिनेशन इज प्रिफर्ड क्योंकि आपने देख लिया IM Brave 150 हिमालय दोनों में Sorafenib के साथ कंपैरिजन हुआ, पर Sorafenib के साथ कंपैरिजन में Sorafenib was inferior to these both. So that is why first line में you prefer combination. If not able to give combination, Sorafenib still retains its position. Lenvatinib is also slightly better than Sorafenib, retains its position alongside Sorafenib. Durvalumab has no different toxicity profile than the combination that includes Durvalumab, so you can give Durvalumab also. ये तुम्हारे first line के drugs हैं. Then you come to second line. Second line कब use करते हैं? जब first line fail होता है. तो ये important क्यों है? क्योंकि ये दोनों drugs का study was after failure of Sorafenib. इन दोनों को first line में ये लोग ने टेस्ट किया ही नहीं है, उन्होंने second line में ही टेस्ट किया है. ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं Ramucirumab. Ramucirumab का ट्रायल है R है REACH, और you have to remember two things. This is REACH 2 and this is the only drug जिसमें आप AFP लेवल के ऊपर 400 है AFP, उसके ऊपर ही आप Ramucirumab दोगे. रामू को 400 किलोमीटर चलना है रीच करने के लिए. कहाँ रीच करना है पता नहीं, शायद हिमालय में रीच करना चाहता होगा. तो ये कैसे आया है? दैट फर्स्ट इनिशियल ट्रायल वाज रीच. रामू को हमेशा रीच करना ही होता है, तो इनिशियल ट्रायल वाज रीच. उसमें उन्होंने कोई ओएस डिफरेंस नहीं देखा. Ramucirumab वर्सेस बेस्ट सपोर्टिव केयर इन द सेकंड लाइन सेटिंग वाज परफॉर्म्ड. इसमें उन्होंने कोई इंटॉलरेंट टू Sorafenib है तो यहाँ आप ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ Ramucirumab. तो what they found in this was subgroup analysis में investigators noted a potential benefit of survival in patients with elevated AFP which is more than 400. तो इसके ऊपर उन्होंने REACH 2 ट्रायल दिया जिसमें आप सेकंड लाइन सेटिंग के अंदर Ramucirumab दोगे वर्सेस कुछ नहीं दोगे, बट उन्हीं को दोगे जिनका 400 के ऊपर AFP है. तो उसमें they found an OS difference. तो एक ये Cabozantinib का है Celestial ट्रायल. Again, Celestial also compared Cabozantinib versus placebo in advanced who had already received Sorafenib and progressed on at least one prior therapy. तो ये भी आया तुम्हारा सेकंड लाइन के ऊपर ही आया, इसमें फर्स्ट लाइन आया ही नहीं. Subgroup analysis found OS and PFS with Cabozantinib were highest in patients that had received only first line Sorafenib. Interim analysis में study was stopped due to significantly improved OS in patients treated with Cabozantinib. तो ethically they stopped the accruation क्योंकि उन्होंने देख लिया कि second interim analysis में उन्होंने देख लिया कि Cabozantinib was performing better than Sorafenib.
इन बोथ OS एंड PFS इन दोज पेशेंट जिनको आपने पहले सोराफेनिब दे दिया एंड दे फेल्ड। ठीक है, तो एक आ गया आपका रेगोराफेनिब का इसने अलग से कोई ट्रायल दिया नहीं है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। कैबोजांटिनिब का अपन ने सेलेस्टियल ट्रायल पढ़ा। इन सब में ना लिवर के उसमें ना मैं ये OS वगैरह याद नहीं कर रहा, मुझे ब्रेस्ट में भी याद नहीं रहा, तो इसमें कैसे याद रहेंगे, बट मतलब डेटा है, अगर पढ़ना हो आप में से किसी को तो पढ़ सकते। कंप्यूटर थोड़ी। हाँ वही तो सेलेस्टियल ट्रायल कैबोजांटिनिब रामू के लिए रीच 2। ठीक है, ये एक डेविटा में लाइन है, मैंने खाली इतना ही डाला बिकॉज इसने पेम्ब्रो के ऊपर 3 ट्रायल दे दिए, 2 नेगेटिव ट्रायल थे और एक ये पॉजिटिव ट्रायल था, तो इसने इतना बोल दिया है कि यूज ऑफ पेम्ब्रोलिजुमाब एज अ सिंगल एजेंट सेकंड लाइन थेरेपी रिमेन्स अंडर क्वेश्चन। कीनोट 394 था, ये पॉजिटिव ट्रायल था, OS बेनिफिट था पेम्ब्रो वर्सेस प्लेसिबो इन द सेकंड लाइन सेटिंग। Initial report, OS showed OS was significantly increased. PFS and objective R was also increased, but it still remains in question. तो ये मैंने सिर्फ डाला है, अगर नाम याद रखना है तो, बाकी Pembro is currently not in the picture. You have only these 3 in the picture. ठीक है, हाँ ये लीप ट्रायल ऊपर लिखा है मैंने, पर यहाँ पे उसने ये दिया था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। लीप 2 ट्रायल comparing lenvatinib versus plus pembro versus single agent lenva। तो लीप ट्रायल में lenva plus pembro versus single agent lenva in the first line setting with CTP A class, BCLC stage C or B, not amenable to local regional therapy, ECOG भी अच्छा होना चाहिए, primary endpoints are PFS OS, result अभी तक नहीं आया, तो you are now trying to bring pembro in the picture also। तो कीनोट ने बोला पेम्ब्रो का रोल सेकंड लाइन में आई कैन नॉट गारंटी। इसने बोला ठीक है लेनवा के साथ पेम्ब्रो देता हूँ, क्योंकि आप वैसे भी इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स लेके आ रहे हो पिक्चर में, ट्रेमिव भी लेके आ रहे हो, डुर्वा भी लेके आ रहे हो, एटिजोल भी लेके आ रहे हो, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ना, मैं लेनवा के साथ भी देता। एटिजो बेव में बेव इज फॉर VEGF, एटिजो इज अपना ये इम्यून चेक पॉइंट, तो उसने बोला मैं एटिजो के बदले पेम्ब्रो देता और लेनवाटिनिब तो अपने पास TKI पड़ा ही ऑलरेडी, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करता। तो फर्स्ट लाइन सेटिंग का टारगेट है, क्योंकि लेनवाटिनिब इज इन द फर्स्ट लाइन सेटिंग, तो इसने ये किया है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। चेकमेट 40 क्या है, अपना जो मेलेनोमा के अंदर काम करता है निवो EP, वही है, निवो प्लस EP इज करंटली बीइंग टेस्टेड इन द चेकमेट 9DW ट्रायल। ये क्या था, फर्स्ट टेस्टेड इन द सेकंड लाइन सेटिंग, चेकमेट 40 था ये कॉम्बिनेशन, तो उसमें फायदा दिखा उनको थोड़ा सा, तो उसने उन्होंने ये कर दिया फर्स्ट लाइन सेटिंग अगेंस्ट सोराफेनिब और लेनवाटिनिब एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। तो ये दोनों ट्रायल अगर याद रखना तो रखना, पर एटलीस्ट लीप जरूर याद रखना। लीप इज easier to remember also, lenva plus pembro versus lenva in the first line setting it is coming up। ठीक है, सो मोटा मोटी ये फिगर जरूर याद रखना, इसमें 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 ट्रायल 4 ट्रायल 5 आ रहा है। एक हल्का सा ट्रिक से रिवाइज करा दूं क्या? हाँ कर। एक मतलब जस्ट 2 मिनट लूंगा। एक बंदा हिमालय पे गया, उसके अब्बा ने पूछा भाई तू हिमालय पे क्यों गया था, ठीक है, और ब्रेव कैसे तू इतना की चला गया, तो वो बोलता है ड्यू टू हिमालय आई एम ब्रेव अब्बा, ठीक है, ड्यू टू DT हिमालय, ड्यू टू हिमालय आई एम ब्रेव अब्बा, ओके। तो वो बोला कि गया क्यों था, वो बोला टू मीट रामू या टू रीच रामू, सॉरी, तो सेकंड लाइन में वो आ जाएगा, मतलब ट्रिक हो सकता है, मैं तो ऐसे बनाया भाई, ड्यू टू हिमालय आई एम ब्रेव अब्बा, ये भी तो मैं भी याद रहेगा। ठीक है, तो जिसने याद नहीं रखा, जैसे मेरा अभी मेरे को ये पिक्चर याद हो गया है, जिसने याद नहीं रखा उसके लिए अच्छा है। ओके, बाकी नहीं तो वो क्या है, सौमिता ने बोला रामू को 400 किलोमीटर जाना है कहीं तो रीच करने को। चलो ठीक है, फिर एडजुवेंट अपन ने पढ़ लिया था, तो फट से रिवाइज करते हैं। पैंक्रियाज आ गया, ठीक है, तो अपन ने जीबी पढ़ा, जीबी के ट्रायल्स याद हो गए सबको, एटलीस्ट नाम याद हो गए। ABC, बिलकैप, एकॉर्ड, प्रोड्रेज। ABC मेटास्टैटिक, अकॉर्ड नेगेटिव ट्रायल, बिलकैप में इंटेंशन टू ट्रीट में कुछ नहीं आया, पर प्रोटोकॉल के अंदर फायदा दिखा, 2 सिंगल साल में फायदा दिखा था। स्वाग फेज 2 था, उसने जेम प्लस RT दिया, स्वाग 809, तो 0809, तो उसने बोला R1 में फायदा है, तो ये एस्को ने डाल दिया कि R1 के अंदर आप डाल सकते हो। तो मैं 08 बैच हूँ, डॉक्टर राकेश 09 बैच है।
हम दोनों मिलके जाके गॉल ब्लैडर को मार देंगे। ये क्या हो गया? ठीक है, कुछ तो हुआ है, देख लेता हूँ मैं। और ये मैंने कहा था नियो एडजुवेंट का ट्रायल है एंड पैलिएटिव का ट्रायल है। नियो एडजुवेंट ट्रायल नहीं है, सिर्फ बकवास लिखी है। पैलिएटिव में रेजिम, कोलांजियो में अगेन एबीसी आ गया, प्रोडीज आ गया, ये आ गया, बिलकैप आ गया तुम्हारा। इसमें बी कैट आया था, वो नेगेटिव कैट नहीं था। आया। बी कैट ने जेमसिटाबिन दिया था, बी कैप में नाम में ही कैप है, उसने कैप्सिटाबिन दिया था। कैप्सिटाबिन दिया था, ठीक है। इसके अंदर सोराफेनिप पढ़ा अपन ने, लेनवाटिनिब पढ़ा। उसके बाद एटिजोबेव आया, सोराफेनिप के साथ कंपेयर किया, हिमालय वाला डुर्वा ट्रेमी के साथ कंपेयर किया। सेकंड लाइन में अपने पास रेगोराफिनिब का रिसोर्स ट्रायल है, इसमें लिख दिया है रिसोर्स ट्रायल। ये अच्छा फिगर है, 100 में चाने भेजा था शायद। रेगोराफिनिब वाला एक ट्रायल, कैमोजेंटिनिब का सेलेस्टियल ट्रायल, रामू का रीच 2 ट्रायल, ठीक है। नीवो प्लस इपिलुमाब सेकंड लाइन 2 एलिस, मैंने कहा ना आपको सेकंड लाइन में एफिकेसी आ रहा है, इसीलिए उसको येलो वाला डब्बा इज फेज 2 ट्रायल, तो अभी फेज 2 ट्रायल नहीं, फेज सेकंड लाइन है, पता नहीं सेकंड लाइन 2। अच्छा, येलो इज फेज 2 बट 2L का सेकंड लाइन है मतलब। तो ये फेज 2 ट्रायल में सेकंड लाइन में ये एप्लीकेबल था, इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, लीप कर रहे हैं। लीप था ना, नहीं लीप वाज ये, सॉरी लीप वाज अलग। पेम्ब्रोलिजुमैब और लेनवा, कहां गया, पेम्ब्रोलिजुमैब और लेनवाटिनिब को कंपेयर कर रहे हैं ना लीप। हाँ वो लीप था, वो हम फर्स्ट तो लाइन ये था 9DW। इपिलुमाब निवो is currently being tested in checkmate 9DW against sorafenib और lenvatinib first line। checkmate 40 इसने बोला फेज 2 ट्रायल था। चलो अभी ये लोग अल्फाबेट, इनके पास ये नंबर खत्म हो गए हैं, अब ये लोग इसमें आ गए हैं 9DW PDW। और चेकमेट अपन ने पढ़ा 040 सेकंड लाइन में, मैंने कहा ना आपको थोड़ा सा एडवांटेज दिखा है उसको, बट अभी ये लोग पेम्ब्रो को लीप के साथ टेस्ट कर रहे हैं, लेनवा प्लस पेम्ब्रो वर्सेस लेनवा अलोन इन फर्स्ट लाइन से। तो ये बात, तो ये अच्छा है डायग्राम, ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, जैसे भी आपको याद, ठीक है। पैंक्रियास के अंदर ये अपन ने पढ़ लिया है, फट से रिवाइज कर लेंगे। एवरीवन इज हियर ना, कोई गायब तो नहीं हुआ ना? नहीं है, अभी सब है, सब है, क्या बात है, चलो भाई। चलो, तो पहले अपन ने पढ़ा था, ये एक पेज के अंदर आपके पास सारे फर्स्ट जनरेशन ट्रायल्स हैं, दूसरे पेज से आपके पास सारे न्यू जनरेशन ट्रायल्स हैं। जनरेशन मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, इनिशियली द ट्रायल्स बिगैन विद एडजुवेंट सेटिंग, मतलब पैंक्रियास को आपने रिसेक्टेबल है, रिसेक्टेबल पैंक्रियास को सर्जरी करके निकाल दिया, अभी आपके पास कुछ नहीं है आगे देने को पेशेंट को। तो आपने पहले बोला मैं कुछ तो दूंगा बाबा, ऐसे छोड़ नहीं दूंगा, पेशेंट तो वापस आना चाहिए मेरे पास। तो उसने एडजुवेंट सेटिंग में 3 ट्रायल लगाए। तो एडजुवेंट सेटिंग में ट्रायल्स ने क्या बोला, कुछ देना है, क्या देना है पता नहीं, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, यू आर गोइंग टू गिव एवरीथिंग दैट यू हैव, तो दैट यू विल गिव कीमो आल्सो, यू गिव रेडिएशन आल्सो। तो पहले के सारे ट्रायल्स ने रेडिएशन इंक्लूड किया, दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन ट्रायल्स। सेकंड जनरेशन ने प्रूव कर दिया कि रेडिएशन टिल लेने के, रेडिएशन डज नॉट मेक any difference, so omit radiation for resectable pancreatic cancers post resection in the adjuvant setting। तो फर्स्ट लाइन ट्रायल्स ये एक ही पेज के अंदर सारे हैं। पहले आया आपका जीआई ग्रुप का ट्रायल, जीआई ग्रुप ने एडजुवेंट सीआरटी दिया। एडजुवेंट सीआरटी में क्या दिया उसने, 40 ग्रे रेडिएशन 2 वीक्स में, यानी 20 ग्रे प्लस 20 ग्रे, साथ में उसने सीटीआरटी था, तो उसने 5FU दिया। ये खत्म होने के बाद 2 हफ्ते में रेडिएशन खत्म होने के बाद उसने 2 साल के लिए 5FU दिया। इसने बोला कि डिफरेंस है, पेशेंट्स ट्रीटेड विद एडजुवेंट सीआरटी एंड इंप्रूव्ड ओएस 20 मंथ्स वर्सेस 11 मंथ्स, ठीक है। तो इसने बोला एडजुवेंट में फायदा है, एंड एडजुवेंट में क्या एडजुवेंट देना है, सीआरटी करना है, 5FU बेस्ड सीटीआरटी बेस्ड ऑन 40 प्लस 40 ग्रेड टोटल, दैट इज 20 प्लस 20, एंड उसके बाद 2 साल का 5FU, ठीक है। फिर आगे आपके पास 2 यूरोपियन ट्रायल्स। यूरोपियन ट्रायल्स हैव ऑलवेज ट्राइड टू प्रूव रेडिएशन इंपॉर्टेंट नहीं, तो ईओआरटीसी ने क्या किया, ईओआरटीसी ने सेम चीज यूज करी, 40 ग्रे जिसमें 20 प्लस 20 किया, वीक 1 वीक 2, एंड अलोंग विद दैट दे गिव 5FU, बट दे डिड नॉट गिव 2 years of 5FU मेंटेनेंस, दे डिड नॉट गिव दैट, सो दे सॉ कि ओएस बेनिफिट नहीं था। दैट मींस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट यू आर कंपेयरिंग सीआरटी but no systemic chemo, we're only comparing CRT,
So logically speaking, if you want to remember this, you can remember that pancreatic cancer is generally a systemic disease. So you are omitting the systemic arm and you are only giving CRT, and that CRT also you are only giving for local control. Technically speaking, it is CRT. थोड़ा सा systemic benefit है, but 5-FU has been used as a radiosensitizing agent. आप adjuvant setting में resected pancreatic cancer को दे रहे हो, तो वहां पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पैंक्रियाज इज टेक्निकली सिस्टमिक डिसीज मोर देन अ लोको रीजनल डिसीज. तो ईओआरटीसी ने बोला मेरे को कोई फायदा नहीं दिखा, ओएस बेनिफिट नहीं है ऑब्जर्वेशन वर्सेस सीआरटी व्हेन आई गिव सीआरटी अलोन विदाउट द मेंटेनेंस 2-year कीमो दैट जीआईटी ग्रुप वाज गिविंग. सो एक ये हो गया. देन केम एस्पैक. एस्पैक ने बोला मैं अभी तक इन दोनों सबको कंपेयर कर लेता हूँ. एस्पैक ने 4 ग्रुप बनाए. ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज हिस्टोरिकल, देन केम ओनली कीमो, that is 6 cycles of 5-FU. Then came CRT, which was done by EORTC and GIT, that is only CRT, 40 gray split course with 5-FU each time. And then came CRT followed by chemo. तो CRT मतलब क्या, जैसा है ये, और chemo मतलब क्या, जैसा ये था. So CRT followed by chemo, not for 2 years, for 6 cycles only. ठीक है. तो इसने बोला, इसने 2 ऑब्जर्वेशन दिखाया. इसने बोला ऑब्जर्वेशन इज वर्स, that is chemo has some advantage, or you can write some therapy has advantage over observation based on OS data 20 months versus 15 months. And the second he said was कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, that is इसमें देख लिया हमने advantage था, chemo was better than observation. Then he broke this down to कि chemo was better than chemo radiation, that means radiation was harmful, to avoid radiation. Any CRT versus no CRT, any chemo है यहाँ पे, sorry, any chemo है. So chemo alone is acceptable. Adjuvant treatment में RT is harmful. ठीक है, तो इसको याद ऐसे ही रखना. CRT होगा वो. हाँ, CRT होगा रे. हाँ मतलब बराबर है, सही है. Any CRT versus no CRT 15 and 17 months. तो CRT was harmful, radiation was harmful. तो basically इसने मतलब ये निकाला, chemo is better than observation, and within chemo and radiation arms, radiation के साथ खाली chemo को compare करो, that is no radiation, eliminate radiation. So this is better than this. So adding radiation is harmful. ये significant difference था. ठीक है. तो अभी ये 3 ट्रायल्स का क्या था एडवांटेज, आपने 5-FU किया, कॉमन डिनोमिनेटर ये था, और आपने CRT किया. ठीक है. GIT, EORTC, एस्पैक 1. Then came RTOG 9704. इसने 5-FU के बाद जेम को लेके आया पिक्चर में. तो this was like the intermediate between the 2 generations. तो RTOG ने बोला मैं जेमसिटाबिन को कंपेयर करता हूँ. तो जेमसिटाबिन is equivalent to F5-FU in the perioperative CRT setting. ये रहा RTOG. ठीक है. इसने बोला 5-FU और जेमसिटाबिन before and for 12 weeks after 5-FU based CRT. तो क्या बोलते हैं, एडजुवेंट सेटिंग में ही कीमो रेडिएशन कीमो. तो इसमें इट वाज 5-FU बेस्ड CRT, इसमें इट वाज 5-FU वर्सेस जेमसिटाबिन, सेम 5-FU वर्सेस जेमसिटाबिन. तो दिस गाय सेड 5-FU and gemcitabine are equivalent. So this guy brought basically in the adjuvant setting, this guy brought the उसने gemcitabine का एंट्री करवाया. So now every trial that you see is going to include gemcitabine definitely. ठीक है. So first generation trials में CRT रूल आउट हो गया, मतलब रेडिएशन नहीं देना, ऑब्जर्वेशन नहीं करना, कुछ तो देना है. So give something, don't give radiation, and gem and 5-FU are same. ये उसने बोल दिया. तो ये तुम्हारा फर्स्ट सब खत्म हो गया. Now you come to the adjuvant trials जो यहाँ पे दिए हैं. All this इसको निकाल दो, is adjuvant. तो पहले आया कॉन्को. ठीक है. अभी आरटीओजी ने बोल दिया ना कि जेमसिटाबिन और 5-FU सेम है, तो इसने बोला ठीक है मैं आरटी भी निकालता हूँ, बिकॉज आरटी तो अपन ने एस्टैब्लिश कर दिया, देने की जरूरत नहीं है एडजुवेंट सेटिंग में, तो मैं सिर्फ जेम को ऑब्जर्व करूंगा, जेम वर्सेस ऑब्जर्वेशन में. तो दिस गाय आल्सो सेड मीडियन ओएस डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है. ई वैल्यू थोड़ा सा 0.06 था, बॉर्डर लाइन था, बट इसने बोला कि जेमसिटाबिन वर्सेस ऑब्जर्वेशन में जेमसिटाबिन इज बेटर. तो ये कॉन्को ने बोला. देन केम एस्पैक 3. अभी एस्पैक 1 क्या था, एस्पैक 1 ने
ऑब्जर्वेशन वर्सेस कीमो आरटी फॉलोड बाय कीमो एस्टैब्लिश कर दिया, रेडिएशन नहीं देना एंड कीमो सिर्फ देना है, एंड उसमें उसने कीमो का नाम क्या लिया था, 5FU लिया था। तो एस्पेक्ट 3 ने क्या किया, उसने 5FU जो उसने खुद ने एस्टैब्लिश कर लिया था कि 5FU इज गुड इन द एडजुवेंट सेटिंग विदाउट रेडिएशन, वो उसने जेम के साथ कंपेयर कर लिया, हेड ऑन कंपैरिजन। ठीक है, क्योंकि आरटीओजी ने जेम को कंपेयर किया 5FU के साथ बट सीआरटी वाली सेटिंग में, और ऊपर कॉन्को ने कंपेयर किया जेम को ऑब्जर्वेशन के साथ। तो एस्पैक ने बोला मैं अपने उसमें रहता हूँ, मैंने एस्पैक 1 में 5FU डाल दिया, अभी नया ड्रग मार्केट में आ गया है, वो भी एस्टैब्लिश हो रहा है, तो लेट मी कंपेयर जेम एंड 5FU टुगेदर। इसने क्या बोला, जेम इज बेटर, 5FU के साथ इक्वल है उसका एफिकेसी, बट टॉक्सिसिटी जेम की कम है, तो जेम इज नॉट इंफीरियर टू 5FU, बट टॉक्सिसिटी वाइज इट इज बेटर। तो ये सारे फिगर्स हैं इसके अंदर, बट टॉक्सिसिटी वाइज 5FU से बेटर है जेम, और कंपैरिजन एफिकेसी में जेम बराबर। तो इसने एस्टैब्लिश किया कि जेम कैन बी कंसिडर्ड एज द एडजुवेंट थेरेपी ऑफ चॉइस इन अ रिसेक्टेड पैंक्रियाटिक कैंसर केस। देन केम एस्पैक 4। एस्पैक 4 ने क्या किया, भाई मैंने अभी लास्ट ईयर ही एस्पैक 3 में प्रूव कर दिया कि जेम अच्छा है, अभी मेरे को रुकना नहीं है, मेरे पास फंड्स बहुत सारे हैं, तो मैंने जेम को कंपेयर किया डबलेट के साथ, जेम प्लस कैपेसिटर। तो इसने क्या बोला, अगेन डबलेट का पी वैल्यू अच्छा था, सर्वाइवल अच्छा था, टॉक्सिसिटी ऑब्वियसली डबलेट की थोड़ी सी ज्यादा थी, बट पेशेंट टॉलरेट करता है तो डबलेट थेरेपी देना चाहिए, ये उसने एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, सो एस्पैक 1 ने बोला कीमो दो, रेडिएशन मत दो, कीमो में क्या दो, 5FU दो। एस्पैक 3 ने बोला ठीक है, 5FU के साथ जेमसिटाबिन अलग से कंपेयर करो, तो जेम देना बेटर है, 5FU के जैसा है पर टॉक्सिसिटी कम है। एस्पैक 4 ने क्या बोला 3 के बाद कि ठीक है, जेम के साथ जेम प्लस कैप दो, तो जेम कैप इज बेटर देन जेम अलोन, बट टॉक्सिसिटी इज मोर, सो पेशेंट का परफॉर्मेंस हैज टू बी अ लिटिल बेटर देन फॉर जेम अलोन, so that is something that you need to keep in mind. Then came APAC trial. APAC ने क्या बोला कि मैंने जेम के साथ जेम कैप को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि वो तो एस्पैक ने कर दिया, मैंने जेम के साथ कंपेयर करना है पैक्लिटैक्सेल। APAC में P है, P is for पैक्लिटैक्सेल, उसने नैप पैक्ली के साथ कंपेयर किया। इसका प्रॉब्लम क्या है, APAC ने OS बेनिफिट दिखाया, बट APAC ने DFS बेनिफिट सिग्निफिकेंट नहीं दिखाया, और APAC का प्रॉब्लम ये था कि उसने DFS को प्राइमरी आउटकम रखा, OS को सेकेंडरी आउटकम रखा, तो प्राइमरी आउटकम में APAC फेल हो गया, सेकेंडरी आउटकम में APAC सुधर गया। तो ये लार्जली इसको एक नेगेटिव ट्रायल मानते हैं ये लोग, ऐसा इन्होंने लिखा है, बिकॉज प्राइमरी आउटकम में ये फेल हो गया, सेकेंडरी आउटकम दिखा दिया पर प्राइमरी आउटकम में फेल हो गया। ठीक है, तो इसको ये लोग लार्जली नेगेटिव ट्रायल मानते हैं, बट हैविंग सेड दैट 2 drug regimen is better than gemcitabine alone. So if you have a choice, you will choose 2 drug regimen of gem plus cap based on SPAC 4. If no, then you choose the second regimen, that is gem plus nab-pacli based on APAC trial. Okay. Then came your PRODIGE trial. PRODIGE trial 24. इसने बोला जेमसिटाबिन, आप लोग सब जेमसिटाबिन की बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं जेमसिटाबिन PRODIGE इन पैंक्रियास लव्स फॉल्फिरिनॉक्स, ये हर जगह ऐसा है, तो जेम ने बोला, प्रोडिज ने बोला मैंने फॉल्फिरिनॉक्स लेना है कंपैरिजन टू जेमसिटाबिन, उसने दिखाया फॉल्फिरिनॉक्स इज बेटर। प्रोडिज 24 का अगर एक ड्रॉबैक कोई पूछे तो उसका ड्रॉबैक यहाँ पे लिखा है, वो मैंने बताया था लास्ट टाइम, बट यहीं पे लिखा है। प्रोडिज ने बोला कि एडजुवेंट सेटिंग में आपको अगर फॉल्फिरिनॉक्स देना है तो उसने उसको मार्केट में लाने के लिए उसने बहुत ही अच्छे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को सिलेक्ट किया, पेशेंट्स हु वर मोटिवेटेड, पेशेंट्स हु हैड अ गुड डिसीज, पेशेंट्स हु हैड रिकवर्ड। सो पेशेंट्स आर कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली फॉर आफ्टर कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम पैंक्रियाटेक्टोमी। WHO परफॉर्मेंस 0 या 1 था, CA-19-9 had drastically fallen to less than 180 within 21 days of randomization. That means surgery के बाद within 21 days CA-19 अच्छा खासा नीचे आ गया था, मतलब डिसीज भी अच्छा था उसका, मतलब माइक्रोमेटास्टैटिक डिसीज का पोटेंशियल नहीं रखा था उसने। तो highly selected group of good patients were enrolled in the PRODIGE trial to prove FOLFIRINOX was better than GEM. So what you can see here is overall OS was also better. GEM का भी 35 months था, जो ऊपर के ट्रायल्स में 28-29 months आ रहा था, तो GEM ने भी ऑलमोस्ट 4-5 महीने का जंप मारा एंड FOLFIRINOX ने 54.4 months का जंप मारा। तो द
single line answer of the drawback of Prodigy 24 is it represented a very selected group of good patients, both disease wise and performance wise, which is not a representative of the real world data. तो ये आपको Prodigy 24 का ड्रॉबैक है. बट Prodigy 24 ने बोला कि जिसको चूज करके देते हो आप FOLFIRINOX, उसमें FOLFIRINOX works tremendously. So Prodigy established FOLFIRINOX as a ये अपना first line, but adverse event 75.9 even in such good selected patients. So you have to have a good tolerant patient for adverse effects. So ये CONCO 5 ठीक है, याद मत करना क्योंकि नेगेटिव ट्रायल है. तो दिस इज द थिंग. एक्सीलेंट PS, ठीक है. यू आर टॉकिंग अबाउट रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक कैंसर. ये याद है, रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक कैंसर्स में आपने जो पहला पेज पढ़ा था अपन ने, उसमें सिर्फ अपन ने हिस्टोरिकल इंटरेस्ट क्या पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ तो करो तो अच्छा रहता है, रेडिएशन मत करो. कॉन्को से अपन ने चालू किया, वहां से अपना सब एस्टैब्लिश हुआ है. तो एक्सीलेंट PS, गो फॉर FOLFIRINOX, एस्टैब्लिश्ड बाय Prodigy 44. मिड लाइन थोड़ा सा इंटरमीडिएट है, गो फॉर 2 ड्रग्स. 2 ड्रग्स कौन से हैं? जेम प्लस कैप और जेम प्लस नैप-पैक्ली. फर्स्ट चॉइस विल बी जेम प्लस कैप बेस्ड ऑन SPAC4. सेकंड विल बी जेम प्लस नैप-पैक्ली बेस्ड ऑन APAT. Still not able to give 2 drugs, give only 1. That is gemcitabine. Gemcitabine was proved equivalent to FIFU by SPAC3 and it was proved better than observation by CONCO 1. तो ये फ्रेल पेशेंट्स को जेम अलोन दो, ठीक है. एपैक ट्रायल का एक बार वो स्कीम दिखा ना. एपैक ने किससे किससे कंपेयर किया? एपैक ने बोला कि एस्पैक ने जेम कैप को कंपेयर करा है जेम के साथ, तो मैंने जेम प्लस पैक्ली को कंपेयर करना है जेम के साथ. नैप पैक्ली और जेमसिटाबिन, क्योंकि अभी तो यही 2 चीजें चल रही हैं. नैप पैक्ली सबको यही डिसाइड करना है कि जेम नैप पैक्ली देना है कि FOLFIRINOX देना है. अब सिंगल नहीं, जेम कैप FOLFIRINOX के साथ 2 ड्रग में आपके पास 2 ऑप्शंस है, जेम प्लस कैप या जेम प्लस नैप पैक्ली. जेम प्लस नैप पैक्ली इज आल्सो वन ऑफ द गुड ट्रायल ना. एपैक ट्रायल है ये, मेरे को ध्यान नहीं था. ठीक है, ठीक है. सो FOLFIRINOX 2 ड्रग में आपके पास जेम प्लस समथिंग, सिंगल ड्रग में ओनली जेम, ठीक है. ये किसने डाला था डेविटा में कि आपने रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक कैंसर को अगर नियो एडजुवेंट दिया है फॉर एनी रीजन, तो उसके बाद रिसेक्शन के बाद आपको एडजुवेंट देना है कि नहीं और कितना देना है. तो इसने बोला कि पहली बात तो देना है कि नहीं. तो देना है कि नहीं का जवाब क्या है? अगर पेशेंट्स का in patients with more than 50% decrease in CA19-9 or normalization of the tumor marker, adjuvant therapy was not associated with survival benefit. ठीक है, मतलब न्यू एडजुवेंट दिया, सर्जरी किया एडजुवेंट पर. ये अपन ने रिमेंबर दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. रिसेक्टेबल पैंक्रियास की बात कर रहे हैं, ठीक है. फॉर सम रीजन यू गिव न्यू एडजुवेंट, तो उस केस में रिसेक्शन के बाद एडजुवेंट का कोई फायदा नहीं है अगर पेशेंट अच्छा है. In patients who did not achieve this normalization or had less than 50% drop, उसमें adjuvant का फायदा था. तो ये उसने बोला. और कितना देना है तो NCCN बोलता है टोटल 6 महीने के लिए दे दो. तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का एनालिसिस था, ठीक है. चालू करूं NACT? यस सर. चल, तो अभी अपन आएंगे NACT, ठीक है. अपन ने पैंक्रियाज में एडजुवेंट के ट्रायल्स पढ़ लिए. नाउ वी कम टू, लेट अस गो ऑन टू NACT. तो NACT के भी मेजर इंपैक्ट बॉर्डर लाइन में है, बट रिसेक्टेबल पैंक्रियाज के अंदर भी आपने NACT दिया है ना, मतलब दे सकते हो, तो उसमें भी कुछ ट्रायल्स हैं. तो पहले अपने पढ़ेंगे रिसेक्टेबल पैंक्रियाज में एडजुवेंट पढ़ लिया, अभी रिसेक्टेबल पैंक्रियाज के अंदर NACT पढ़ते हैं, एंड देन वी गो ऑन टू द एक्चुअल कोर व्हिच इज NACT इन बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल. शायद ये नॉरपैक्ट का रिजल्ट आ गया है, इसलिए रिसेक्ट वो नेगेटिव आया है. अच्छा, तो ये प्रूव हो गया कि रिसेक्टेबल कैंसर्स को अपफ्रंट हमको न्यू एडजुवेंट नहीं देना चाहिए.
ओके। तो ये एक कुछ तो भी CME हुई थी रिसेंटली पेनक्रियाज की, तो उसमें यही डिस्कस कर रहे थे कि आफ्टर द रिजल्ट ऑफ नॉरपैक्ट इट्स लाइक स्लाइटली प्रूवन कि वी शुड नॉट गिव न्यू एडजुवेंट थेरेपी फॉर resectable pancreas. ठीक। तो NSCT रिसेक्टेबल, ये प्री ऑप पैंक जो है ना, ये प्री ऑप पैंक आपका दोनों में आता है। प्री ऑप पैंक इज द वन स्टडी वेयर वी विल स्पेंड सम 2-5 मिनट्स टू रीड, बिकॉज प्री ऑप पैंक में ये दिस द ओनली स्टडी, कुछ नहीं आया तो ये तो लिख के आना। तो इसने दोनों लिया, रिसेक्टेबल एंड बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल, और ये उसने अपने एंड पॉइंट्स रखे। ठीक है, प्री ऑप पैंक ने क्या बोला, मैंने ये उसने स्टेजिंग लैब किया, मैंने कीमो प्लस CRT दिया, सर्जरी किया, बाद में वापस कीमो दिया, तो 2 साइकिल जेम, बीच में रेडिएशन जेम के साथ, बाद में 4 साइकिल, और यहाँ पे उसने 6 साइकिल साथ में दे दिया सर्जरी के बाद। ये सब रिसेक्टेबल है, तो रिसेक्टेबल में आप पहले सर्जरी कर सकते हैं, बराबर। सो रिसेक्टेबल फॉलोड बाय 6 साइकिल्स और CRT, ये अपने बोला ना, GIT ने क्या किया था ग्रुप ने, CRT बाद में दे दिया एडजुवेंट के अंदर, तो इसने भी नियो एडजुवेंट के अंदर सब दे दिया, कीमो प्लस रेडिएशन एंड फॉलोड बाय एडजुवेंट कीमो आल्सो इन रिसेक्टेबल एंड बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल। तो इसने क्या देखा, इसके ये थे प्राइमरी एंड पॉइंट, सेकेंडरी एंड पॉइंट, और ये बाद में उसके कोरोलरीज थे। तो इसने देखा कि पहली बात तो ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, फिर रिसेक्टेबल एंड बॉर्डर लाइन का अलग से करेंगे। तो इसने बोला ओवरऑल मेरे को सिर्फ 2 चीजों में डिफरेंस दिखा, R0 रिसेक्शन रेट बढ़ गया ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल मतलब इन इंक्लूड्स बोथ रिसेक्टेबल एंड बॉर्डर लाइन, दोनों को इंक्लूड करता है। ओवरऑल मेरे को R0 रिसेक्शन अच्छा मिला एंड DFS अच्छा मिला मेरे को ओवरऑल। पर सब ग्रुप में देखा, इनिशियली उसको OS बेनिफिट नहीं मिला था, इंटरिम एनालिसिस में जो 1.5-2 साल के बाद किया उसने नहीं मिला उसका बेनिफिट। तो उसने बोला इन दोनों को उसने देखा बेनिफिट है, तो उसने सब ग्रुप को देखा कि ठीक है सब ग्रुप देखते हैं, अगर सब ग्रुप में भी सिग्निफिकेंट बेनिफिट आ रहा है दोनों ग्रुप्स में, मतलब रिसेक्टेबल को बॉस देने का, रिसेक्टेबल हो तो भी देने का। उसको क्या मिला, रिसेक्टेबल में P वैल्यू अच्छी नहीं थी, P वैल्यू वाज नॉट सिग्निफिकेंट, बट बॉर्डर लाइन में R0 रिसेक्शन रेट का P वैल्यू वाज बेटर देन द ऑब्जर्वेशन आर्म। सो जो 2 आर्म्स थे, सर्जरी फॉलोड बाय जेम और जेम CRT, जेम फॉलोड बाय सर्जरी फॉलोड बाय जेम 4 साइकिल्स, इन दोनों आर्म्स में जब उसने रिसेक्टेबल वर्सेस बॉर्डर लाइन को कंपेयर किया दोनों आर्म्स में, ही फाउंड बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल के अंदर उसका डिफरेंस वाज सिग्निफिकेंट फॉर R0 एज वेल एज DFS। तो ओवरऑल उसने बोला कि ये चारों में से मेरे को सिर्फ DFS बेनिफिट मिला एंड R0 मिला। उसमें जब मैंने सब ग्रुप में जाके देखा तो मेरे को रिसेक्टेबल के अंदर कोई एडवांटेज नहीं मिला, मेरे को बॉर्डर लाइन के अंदर एडवांटेज मिला। तो ये, और बाद में उसने 3 साल का अपना डेटा निकाला, तो 3 साल के फॉलोअप के बाद उसने देखा कि ओवरऑल OS बेनिफिट भी उसको मिला। जैसे रिसेक्शन और प्राइमरी एंड पॉइंट में उसको ओवरऑल कुछ बेनिफिट नहीं दिखा था, सिर्फ R0 में दिखा था और DFS में दिखा था, उसमें भी उसने देखा तो सब ग्रुप में बॉर्डर लाइन के अंदर दिखा। सिमिलरली प्राइमरी एंड पॉइंट उसका OS था, तो हर ट्रायल को अपना प्राइमरी तो बचाना है, तो उसने देखा ठीक है प्राइमरी में मेरे को OS बेनिफिट नहीं मिल रहा इनिशियली, तो मैं उसका भी सब ग्रुप करके देखता, शायद कहीं पे कुछ मिल जाए। तो उसने उसमें भी देखा कि OS बेनिफिट बॉर्डर लाइन के अंदर था। मतलब आपने अगर कीमो RT बॉर्डर लाइन को दिया है तो वो बेटर है देन गोइंग अपफ्रंट फॉर सर्जरी। ये उसने OS में भी देखा, यहाँ पे तो था ही, बट इसके अंदर ओवरऑल नहीं था, पर बॉर्डर लाइन के अंदर उसको बेनिफिट दिखा। ये इंटरिम एनालिसिस में जब उसने 3 साल का डेटा पब्लिश किया तो उसको शायद इसकी वजह से उसको OS बेनिफिट भी मिला। ठीक है, इम्प्रूव्ड ओवरऑल 3 and 5 year सर्वाइवल, दैट इज 27-16 and 20-6, 0.025 P वैल्यू। ठीक है, सो इनिशियल एनालिसिस में he found only R0 and DFS were improved as a group. In subgroup analysis, he found that resectable cases में R0 and DFS was not significantly different between surgery and CRT first. But in borderline resectable patients, surgery was inferior to giving neoadjuvant therapy first in R0 rates and secondary and DFS rates. On updated analysis, they established
and overall survival benefit also overall of the group in 3 years and 5 years both. And on subgroup analysis, they found that since the beginning, OS benefit in BR borderline pancreatic cancers was definitely there. Resectable के अंदर नहीं था, but borderline के अंदर भी पहले से था OS benefit, but that enhanced and became a total group advantage when they found an update analysis at 5 years and 3 years. तो 5 years and 3 years पे उन्होंने देखा कि OS benefit ऊपर भी था, but इस ट्रायल का प्रॉब्लम क्या था कि इसने दोनों को इंक्लूड किया था. तो इसको हर जगह जहाँ पे कुछ भी अच्छा मिला तो इसको मिला बॉर्डरलाइन के अंदर, ठीक है, बट ओवरऑल भी मिला, पर उसको मेन चीज है बॉर्डरलाइन के अंदर मिली. सो अभी आगे अपन पढ़ेंगे प्रियोपैंक 2 ट्रायल व्हिच इज स्टिल नॉट रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है उसका, बट प्रियोपैंक 2 ट्रायल इज ओनली फॉर बॉर्डरलाइन नॉट फॉर रिसेक्ट. ठीक है, तो ये प्रियोपैंक इसमें जरूर लिखना. OS, DFS, R0 रेट. प्रियोपैंक का भी आ गया रे, इंटर ग्रुप आ गया. अभी बार्सिलोना 2024 में जो एस्मो में हुआ है ना, उसमें प्रियोपैंक का भी आ गया है क्या तुम्हारे पास? एंड और जो मैं बोल रही थी वो नियोपैक नहीं है, वो पांडा है. ठीक है, पांडा है, उसका नाम है प्रोड्रिश 24, उसको पांडा ट्रायल है. ये फेज 2 रैंडमाइज ट्रायल है फॉर फॉल्फिरिनॉक्स वर्सेस बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल पैनक्रियास. और इसने जो रिजल्ट दिया है उसमें उसने बोला है कि देयर इज नो बेनिफिट इन R0 रिसेक्शन एंड नो बेनिफिट इन OS एडिंग CTRT. ये पांडा ट्रायल है. अभी नियोपैक का मैं देखती हूँ, मुझे कहीं मिलता है तो. नॉरपैक भी आ गया अभी मैंने. हाँ, नॉरपैक नॉरपैक भी नेगेटिव है ना, तुम कह रहे हो? हाँ, नेगेटिव है, अभी गूगल किया है. तो नॉरपैक हैज फेल्ड टू इम्प्रूव OS बेनिफिट. ठीक है, और प्रियोपैंक ये 2 का भी आ गया है, पांडा भी आ गया है और नॉरपैक भी आ गया है. पांडा वाज प्रोडिश इसका 44. 44 था, वही मैं कह रहा. पांडा यानी बॉर्डरलाइन का केस. पर उसने CTRT का बताया है पांडा ने. नॉरपैक जो तुमने बताया वो नेगेटिव ट्रायल है. तो मैंने उस दिन जब वो पढ़ रही थी तो मैंने नॉरपैक नेगेटिव ऐसे याद किया था, इसलिए मेरे को याद आया नॉरपैक नेगेटिव है. ठीक है, सो प्रियोपैंक का अपन ने देख लिया. ठीक, सो नाउ कम्स टू आई विल सेंड यू अ स्क्रीनशॉट. हाँ, मैं इसमें डाल के फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा. पर मोटा मोटी अपने को पता है कि नॉरपैक तो नेगेटिव है. इन दोनों का मैं अपने डाल के देख लूं. ठीक, देन यू कम टू स्वॉग S1505. तो इसने क्या कंपेयर किया, जैसे सौमित्र ने बोला कि अपन 2 ड्रग में जेम पैक्ली देते हैं और फॉल्फिरिनॉक्स देते हैं, मतलब 3 वर्सेस 2 में देखो तो आप. तो इसने स्वॉग ने उन दोनों को कंपेयर कर दिया. ठीक है, फॉल्फिरिनॉक्स वर्सेस जेम पैक्ली फॉर रिसेक्टेबल. ये सब रिसेक्टेबल के पढ़ रहे हैं अपन. रिसेक्टेबल में 2 ही ट्रायल पढ़ने हैं, बाकी सब ऑनगोइंग है जो अभी अपन अपडेट कर देंगे. तो रिसेक्टेबल के अंदर प्रियोपैंक एंड स्वॉग ने क्या किया, फॉल्फिरिनॉक्स व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द एडजुवेंट सेटिंग बाय प्रोडिश 24 एंड जेम पैक्ली व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एपैक्ट. तो इसने इन दोनों को नियो एडजुवेंट सेटिंग में कंपेयर कर दिया. ठीक है, तो इसने बोला ये दोनों ट्रायल लो, सर्जरी करो, बाद में वापस करो. ठीक है, ये शायद फेज 2 स्टडी था. हाँ, फेज 2 स्टडी है. ठीक है, तो सी फेज 2 ट्रायल्स ना, दे कैन बी सिंगल आर्म और कंपैरिजन आर्म्स आल्सो, दे कैन बी बोथ. तो फेज 2 ट्रायल उसने इन दोनों को कंपेयर किया. प्राइमरी एंड पॉइंट, सेकेंडरी एंड पॉइंट वही R0 रिसेक्शन और टोटल. अब इसमें क्या था प्रॉब्लम, इसने फेज 2 ट्रायल में इसने बोला पिक द विनर. तो स्वॉग को आपको ऐसे याद रखना है, पिक द विनर स्ट्रेटजी था. पर इसका प्रॉब्लम क्या था, प्राइमरी आउटकम वाज 2 ईयर OS यूजिंग द पिक द विनर. प्रॉब्लम क्या था कि इसने जो अपना पावर ऑफ स्टडी एस्टैब्लिश किया था, उसने कहा था मेरा अगर OS 58% के ऊपर पहुंच गया ना, देन ओनली आई कैन पिक द विनर. मतलब दोनों आर्म्स ने अगर 58% के ऊपर मेरा OS निकाल दिया 2 ईयर OS का, तो ही मैं पिक द विनर कर सकता, क्योंकि हिस्टोरिकल 2 ईयर OS वाज 40%. तो इसने देखा कि उसका जो 2 ईयर OS था ना, वो 47% एंड 48% पे अटक गया.
तो he could not technically pick the winner. For his analysis he can say that both are same, क्योंकि मतलब ऐसा हो गया, p value significant नहीं आई पर वैसे same आई, तो he cannot pick the winner but he can say both appear to be same. तो उसका ये advantage क्या है? पहली बात तो many clinicians have approached neoadjuvant with the assumption that FOLFIRINOX is superior, क्योंकि प्रोडिज ने वही बोला एडजुवेंट सेटिंग के अंदर FOLFIRINOX बेटर है, तो नियोएडजुवेंट के अंदर तो पेशेंट भी बेटर है, पोस्ट सर्जरी नहीं है पेशेंट, तो नियोएडजुवेंट के अंदर FOLFIRINOX बेटर ही होने वाला है। तो इसने ये प्रूव कर दिया कि बेटर तो नहीं है बॉस, जेम नैप पैकली के कंपैरिजन में है, मेरे पास सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है, मेरे पास डेटा तो है, तो इसने ये बोल दिया। दूसरा उसने ये देखा कि यहाँ पे 55 से सर्जरी तक कौन आया, 40 and 33, ठीक है। तो इसने ये देखा ऑफ द 30% who did not undergo resection, the majority either progressed or had performance status declines that did not allow them surgery, which reflects the important concepts of biological and conditional resectability। तो अपन जो resectability पढ़ते हैं बॉर्डरलाइन के अंदर अपन ने पढ़ा है कि it can be 3 ट्रायल्स ना, इट इज एनाटॉमिकली रिसेक्टेबल है कि नहीं, पेशेंट का डिसीज का बायोलॉजी क्या है, पेशेंट का खुद का कंडीशन क्या है, तो ये तीनों को आपको कंपेयर करके फिर पेशेंट को डिसाइड करना है रिसेक्टेबल है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सीटी पे बॉर्डरलाइन दिख रहा है तो मैंने उसको सब दे दिया, सीटी पे रिसेक्टेबल देखा मैंने सब दे दिया उसको, नहीं, यू हैव टू सी 3 थिंग्स इन पैंक्रियाज और इन फॉर दैट मैटर एनी मेजर सर्जरी, बायोलॉजी ऑफ द अग्रेशन ऑफ द डिसीज, कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड एनाटॉमिकली व्हाट इज द स्टेटस, तो ये तीनों आपको देखना है। तो इसमें इसने बोला कि 30% वर नॉट एबल टू, मतलब वही नियोएडजुवेंट थेरेपी मे नॉट, मतलब सर्जरी वुड नॉट हैव हेल्प्ड हैड यू नॉट गिवन नियोएडजुवेंट, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं रिसेक्टेबल केसेस की, तो रिसेक्टेबल केसेस के अंदर आप नियोएडजुवेंट दे रहे हैं तो सम पीपल से यू माइट लूज द विंडो ऑफ रिसेक्टेबिलिटी, पेशेंट्स में प्रोग्रेस। तो इसने बोला कि 30% जो प्रोग्रेस जो नहीं पहुंच सके उसमें परफॉर्मेंस स्टेटस का डिक्लाइन था, यहाँ पे प्रोग्रेस हुए थे। सो रियल वर्ल्ड में यू रियलाइज कि pancreas is not a very easy malignancy, it takes a toll, ठीक है। और इसने दूसरा एडवांटेज बोला 90% patients are able to complete all pre-op therapy, so 70% underwent surgery, demonstrating that multi-agent systemic therapy in the neoadjuvant setting is feasible। Prodigy 48 unless इसका भी आ गया है, मैंने इसमें ongoing रखा है, ongoing क्या है इसमें Prodigy 48 के अंदर 4 and 8, ठीक है। तो FOLFIRINOX प्रोडिज है तो FOLFIRINOX तो डालने वाला है वो, तो FOLFIRINOX 4 cycles before surgery, 8 cycles post surgery, FOLFOX 4 cycles before surgery, 8 cycles post surgery, और everything after, इसका अभी तक कुछ आया नहीं है। अलायंस भी ऑनगोइंग, अलायंस इज 806 में उसने दिया है, अलायंस भी आ गया है, अलायंस भी आ गया, जान ले लो तुम, अगले साल तक वेट नहीं कर सकते थे लोग। तो इसने बोला FOLFIRINOX के 8 साइकिल फॉलोड बाय 4 साइकिल सर्जरी के बाद, यहाँ पे 12 साइकिल सर्जरी के बाद, ये भी फेज 2 है शायद, नहीं ये फेज 3 है, 352 पेशेंट्स है, ये फेज 2 है, ठीक है। नॉरपैट, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, मतलब कंक्लूजन है, आपने देखो अब कंक्लूजन के लिए आपने खुद डिराइव कर सकते हैं। प्रियो पैंक ने बोला कि रिसेक्टेबल के अंदर मेजॉरिटी एडवांटेज नहीं है, बॉर्डर लाइन के अंदर एडवांटेज है कुछ प्री-ऑप थेरेपी देने का। वॉग ने क्या बोला कि मेरे को पिक द विनर नहीं मिला क्योंकि मेरा ओएस मेरे स्टडी के हिसाब से पहुंचा नहीं, बट दे सकते हो आप, कुछ देना है तो फायदा है, पर मेरे को विनर नहीं मिला। और प्रोडिज 48 और अलायंस का अभी तक रिजल्ट अपेरेंटली मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने डाला नहीं है, पर नेगेटिव ही होगा क्योंकि सौमिता ने बोला कि कंक्लूजन आ गया। सो एज ऑफ नाउ व्हाट यू आर श्योर ऑफ, रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक कैंसर में नियोएडजुवेंट थेरेपी वर्क्स इन अ फिलोसॉफिकल मैनर, मतलब अपने को अच्छा लगता है कि एडजुवेंट के बदले में नियोएडजुवेंट के अंदर दे दूं, पर हार्डकोर एविडेंस नहीं अपने पास कि नियोएडजुवेंट से रिसेक्टेबल के अंदर फायदा हो रहा है, ये हार्डकोर एविडेंस अपने पास नहीं। दैट इज फॉर रिसेक्टेबल। रिसेक्टेबल के अंदर कुछ भी भूल जाओ, 2 ट्रायल जरूर याद रखना, एक अपना प्री-ऑप है, दूसरा अपना स्वॉप, ये जरूर याद रखना। बाद में प्रोडिज याद रहता है तो वो, और अलायंस याद रहता है तो।
अभी पांडा का जमाना है, पांडा दे वर डिस्कसिंग वेरी, मतलब जैसे कि उनको शॉक लग गया हो। पांडा बॉर्डर लाइन के अंदर है ना। बॉर्डर लाइन इसलिए आने की संभावना लग रही है मुझे। हाँ, तो बॉर्डर लाइन के अंदर पहला स्टडी आया जैंग एट ऑल का। ये स्टडी मत पढ़ो, ये बेकार स्टडी है, इसको मत पढ़ो, यही पढ़ लो। ठीक है, तो इसने क्या बोला अलायंस में 101 मतलब उसने बोला मैंने फॉल फ्रेंड पहले, ये अब सब बॉर्डर लाइन की बात हो रही है। बॉर्डर लाइन में एनाटॉमिकली आल्सो यू आर जस्टिफाइड टू गिव नियो एडजुवेंट। तो इसने बोला मैंने फॉल फ्रेंड ऑफ देना है, फिर मैंने रेडिएशन देना है, फिर मैंने पूरा खत्म करना है पहले, फिर मैंने सर्जरी करनी है, और फिर मैंने एडजुवेंट फेज 1 था। ठीक है, मतलब एक ही नाम था। फेज 1 का क्या होता है, सेफ्टी देखना है और फिजिबिलिटी देखना है, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं आगे जाके, और मैं ये फीजिबल है कि नहीं, मतलब ये पेशेंट्स रियल वर्ल्ड डेटा में पेशेंट्स को फायदा कर सकता है नहीं। तो ये फेज 1 स्टडी था। फेज 1 स्टडी 101 1 वाज ट्रीटमेंट chemo and radiation before surgery followed by adjuvant gemcitabine. Now what was important in this was median OS उसको अच्छा मिल गया 21 months का, बट इसमें important क्या था कि 22 patients started with therapy, 21 पे मतलब 1 लॉस यहाँ पे हो गया, मतलब कीमो के बाद पेशेंट सीआरटी नहीं ले पाया, उसके बाद अगेन 6 पेशेंट यहाँ पे लॉस हो गया, सर्जरी तक नहीं जा पाया। तो यहाँ पे जो 6 पेशेंट्स का लॉस हुआ ना, उसमें से 5 पेशेंट्स प्रोग्रेस्ड ऑन थेरेपी, 4 वर डिस्टेंट, 1 वाज लोको रीजनल। ठीक है, एंड दूसरा 6 पेशेंट्स हैड रेडियोग्राफिक रिस्पांस, उसमें से 2 हैड कंप्लीट रिस्पांस, ये रीस्टेजिंग। तो ये उसका फेज 1 का एडवांटेज था, ये जरूर याद रखना है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फेज 1 बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल के अंदर the first trial to show at least something could be done which could achieve a good benefit was Alliance 101. First trial 101 in a good way 101 and phase 1 trial 101. तो इसने क्या बोला बेसिकली कि मेरे को OS मिला बेनिफिट, बट इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी was possible क्योंकि फेज 1 था। फेज 1 का क्या होता है, फिजिबिलिटी देखना है आपको स्टडी का, तो मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी was possible। दूसरा 101 के अंदर उसने सेंट्रलाइज रिव्यू रखा था स्टेजिंग का, हॉस्पिटल बोलता है कि ये रिसेक्टेबल है, यहाँ बॉर्डर लाइन है फॉर दैट मैटर, दूसरा हॉस्पिटल बोलता है कि नहीं ये रिसेक्टेबल है, और हम दोनों का कंपैरिजन एक सेंट्रल कमिटी में होगा जो दिल्ली में बैठा है। तो दिल्ली को जाएगा हमारा स्कैन और दिल्ली वाला बोलेगा वो सही मानेंगे हम लोग। मेरे को मैंने रिसेक्टेबल बोल दिया पर उसने बोला नहीं बॉस रिसेक्टेबल नहीं है, बॉर्डर लाइन है, तुम गलत पढ़ रहे हो, तो मेरे को वही मानना है। और जिसने बॉर्डर लाइन बोला उसको बोला कि नहीं तू ये इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि ट्रायल में बॉर्डर लाइन है और तेरा बॉर्डर लाइन है, तेरा रिसेक्टेबल दिख रहा है मेरे को, तो उसको मानना पड़ेगा। तो सेंट्रलाइज्ड रिव्यू मतलब सिंगल इंस्टीट्यूशन रिव्यू था, कहीं भी तुम्हारा और भी कुछ कहो बट सिंगल इंस्टीट्यूशन रिव्यू था, सेंट्रलाइज्ड रिव्यू, तो वो इम्पोर्टेंट है, मल्टी इंस्टीट्यूशन कर सकते हो। और तीसरा उसने बोल दिया कि जो मैंने आपको बोला कि नियो एडजुवेंट के अंदर प्रॉब्लम ये होता है यू माइट लूज अ विंडो ऑफ रिसेक्टिविटी। तो इसने बोला कि बॉस देखो 6 पेशेंट प्रोग्रेस कर गए, उसमें से 5 पेशेंट प्रोग्रेस करके उसमें से 4 तो डिस्टेंट प्रोग्रेस था, मतलब मैं इसको अगर पहले सर्जरी में लेता तो मैं पेशेंट्स की वाट लगा रहा, तो इट इज बेटर कि मैंने नहीं दिया। सो लोको रीजनल एडवांसमेंट एक ही में था, 90% 80% हैड प्रोग्रेस डिस्टेंटली। सो इसने बोला कि कोई विंडो का बात नहीं है, पेशेंट को नियो एडजुवेंट देना पेशेंट के लिए अच्छा है बिकॉज यू गेट टू सिलेक्ट पेशेंट्स हु विल एक्चुअली डू वेल बोथ their own performance wise and the disease biology wise in a case of borderline pancreatic resectable cancer। तो ज्यादा हीरो नहीं बनने का, borderline है तो NSCT देने का, उसमें इतना लोड नहीं लेने का कि मेरा पेशेंट चला गया, NSCT देके तुमको पेशेंट को फायदा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज था, सेंट्रल रिव्यू का एडवांटेज। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। फिर मर्फी एट ऑल का स्टडी भी इंपॉर्टेंट था, अगेन फेज 2 सिंगल इंस्टीट्यूट, इसलिए शायद प्रोडीज और ये अभी अच्छा मिल रहा है क्योंकि वो फेज 3 ट्रायल्स थे, ये सारे ये फेज 1 था, ये फेज 2 था। फेज 2 में मर्फी यानी 2 आर्म आते हैं तो फेज 2 ट्रायल था।
फेज 2 ने क्या बोला, मैंने 8 साइकिल दे दिए पहले, बाद में रेडिएशन दिया, ठीक है। अलायंस ने क्या बोला था, 4 साइकिल दिए और सीआरटी दिया, बाद में स्टेजिंग करके बाकी का कीमो दे दिया सर्जरी करके। इसने क्या बोला, मैंने 8 साइकिल दिए, साथ में रेडिएशन दिया और सर्जरी करा, बस। This was the first trial to establish neoadjuvant therapy का concept in borderline pancreatic cancer. The concept of TNT has been studied before in rectal cancer but not in pancreas cancer. This was the first trial. That is why you have to remember these two trials if asked about. They are not practice changing trials in the sense they are not phase 3 trials. They are phase 1 and phase 2. But you have to remember because they brought something great with them that changed the entire scenario. इसने बोला 8 साइकिल फॉलफिरिनॉक्स प्लस रेडिएशन में इसने रैंडमाइज किया कि मैंने अगर वास्कुलर मतलब बॉर्डरलाइन रिसेप्टेबल है ना, तो इसने बोला कि वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट अगर रीस्टेजिंग पे नहीं दिखा मेरे को तो मैं शॉर्ट कोर्स प्रोटॉन सीआरटी दूंगा कंसिस्टिंग ऑफ 25 ग्रे इन 5 फ्रैक्शंस, और जिसमें उसने वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट अभी भी उसको दिख रहा है स्टेजिंग पे, यहाँ वाली स्टेजिंग पे, उसको उसने बोला कि मैं लॉन्ग कोर्स सीआरटी दूंगा, दैट इज 50 ग्रेज इन 28 फ्रैक्शंस स्टैंडर्ड आईएमआरटी या आईजीआरटी यूज करके विद कैपेसिटर, ठीक है। तो ये उसने खाली रेडिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, बाकी उसने कुछ नहीं किया। प्राइमरी एंड पॉइंट क्या था, R0 रिसेक्शन रेट। इसने क्या बोला, 2 year OS was 56%, that is 37 months 2 year OS. Margin negative resection rate, that is R0, are impressive in light of historical outcomes. पर इसका ये क्या था, डिसएडवांटेज क्या था, कोई कंपैरिजन आर्म नहीं था, ठीक है। फेज 2 स्टडी था, सिंगल आर्म था, कोई कंपैरिजन आर्म, मैंने कहा था फेज 2 ट्रायल्स कैन बी सिंगल एंड मल्टी आर्म्स बोथ। तो इसने बोला कि इस ट्रायल ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि टोटल न्यू एडजुवेंट थेरेपी अगर बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल पैंक्रियास कैंसर के अंदर दिया तो ओएस बेनिफिट मिलता है, R0 बेनिफिट मिलता है, पर मेरे पास कोई कंपैरिजन आर्म नहीं है, तो मेरे को ये नहीं मालूम चल रहा कि मैं सबको दे दूं क्या। कोई तो होगा जिसको फायदा नहीं हो रहा होगा, कोई तो होगा जिसको ये एक्स्ट्रा मिला है, क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी इजी थेरेपी, इट इज अ थेरेपी दैट टेक्स इट्स टोल। तो देयर हैव टू बी सम पेशेंट्स हु वर टेक्निकली ओवर ट्रीटेड, तो ये उसका डिसएडवांटेज था। Likely that some patients were over-treated with 8 cycles, some patients were under-treated, and some patients may have derived more benefit from some alternate regimen. जैसे आपने Gem-Nab-Paclitaxel दे दिया, मतलब वो फॉलफिरिनॉक्स सहन नहीं कर पाया तो आपने उसको कुछ और दे दिया, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन आम ही नहीं था, हमको इसका कुछ पता नहीं, हमको बस इतना पता है कि फॉलफिरिनॉक्स काम करता है TNT रेजिमेन, बस इतना ही हमको पता है। उसके साथ कंपैरिजन किसको करना है वो हमको कुछ पता नहीं। दूसरा इसने बोला the use of short course and long course CRT introduces confounding, कि हमको नहीं पता कि वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट पे आप CRT दे रहे हो, लॉन्ग कोर्स या प्रोटॉन दे रहे हो, उसका कुछ एडिशनल एडवांटेज था क्या। मे बी वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट होता तो प्रोटॉन ज्यादा काम करता, क्योंकि प्रोटॉन में वो ब्रैक पिकअप प्रॉब्लम नहीं होता। वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो आपने लॉजिकल किया, वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपने छोटा डोज दिया रेडिएशन का, इन्वॉल्वमेंट है तो आपने लॉन्ग कोर्स दिया, वो बात बराबर है। पर we don't know whether how much of your benefit of R0 was actually because of this change in radiation which was decided on stage. We don't know that. So there were a lot of don't knows, but there was definitely some advantage. The advantage was TNT can be used in borderline resectable pancreatic cancers. This was the advantage that you cannot deny. It's a phase 2 study. तो ये याद रखना, ठीक है। और तीसरा ट्रायल ये आता है 501 अलायंस। इसने क्या किया, इसने वही किया जो ऊपर इसने किया, ठीक है। इसने क्या किया, 8 साइकिल दिया, फिर रेडिएशन दिया। इसने क्या किया, मैं रेडिएशन को क्वेश्चन में रखता हूँ, मतलब मैं खाली 8 साइकिल कीमो दूंगा और बाद में एडजुवेंट थेरेपी दूंगा, या फिर मैं 4 साइकिल कीमो प्लस 3 साइकिल प्लस रेडिएशन, दैट इज इसके बदले मैंने तोड़ दिया इसको, सर्जरी करके बाद में फॉलपॉक्स दिया। तो ये उसने बोला। Primary endpoint was 18-month OS, which was good. Secondary endpoint was R0, which was also good. ठीक है। तो इसने क्या बोला कि फॉलफिरिनॉक्स can be considered as the backbone of NACT in borderline resectable pancreas cancer. तो याद ऐसे ही रखना है। Phase 1 स्टडी था अलायंस, जिसने बोला कि विंडो शिंडो कुछ नहीं होता, पेशेंट डिस्टेंट प्रोग्रेस होता है, इसीलिए आप ये कर सकते हो। फिर उसने फेज 2 में मर्फी ने बोला कि TNT कर सकते हो, ठीक है।
अलायंस ने बोला कि मर्फी ने भी फॉलफिनॉक्स यूज किया, अलायंस ने फॉलफिनॉक्स यूज किया, ये भी इसने फॉलफिनॉक्स यूज किया। तो इसका मतलब क्या है कि एडजुवेंट सेटिंग के अंदर फॉलफिनॉक्स आपने एस्टैब्लिश कर दिया, तो आप उसी को यूज कर रहे हो नियो एडजुवेंट के अंदर, और उसी को यूज करके आपको फायदे मिल रहे हैं फेज 1 में, फेज 2 में, ये भी फेज 2 था। तो इसने बोला कि मैंने फॉलफिनॉक्स यूज किया है तो फायदा है, एंड अभी बहुत हो गया, अभी सब ट्रायल्स करो, फॉलफिनॉक्स को बैकबोन मान के चलो, ये इसने बोला। इसने भी जो आरटी दिया वो एसपीआरटी दिया या हाइपोफ्रैक्शनेटेड इमेज गाइडेड या मतलब हाइपोफ्रैक्शनेटेड आईजीआरटी दिया। उसने बोला कन्वेंशनल लॉन्ग कोर्स आरटी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्टडी एंड देयरफॉर द रोल ऑफ दिस मॉडलिटी स्टिल रिमेन्स अनडिफाइंड। तो आपको आरटी देना है अपेरेंटली, बट कौन सा आरटी देना है, प्रोटॉन देना है, एसपीआरटी देना है, आईजीआरटी देना है, आईएमआरटी देना है, तो देना क्या है वो अपने को पता नहीं है, बट आरटी देना है। टीएनटी काम करता है, और टीएनटी नहीं आरटी भी काम करता है बीआर बॉर्डरलाइन एडजुवेंट में, रिसेक्टेबल में एडजुवेंट के अंदर आरटी काम नहीं करता, बॉर्डरलाइन के अंदर नियो एडजुवेंट के अंदर भी आरटी काम करता है, ये अपन बार-बार देख रहे हैं। फिर आपका प्री-ऑप पैंक स्टडी जो अपन ने ऊपर देख लिया, एसपैक 5 एंड प्री-ऑप पैंक 2। प्री-ऑप पैंक 2 मैंने बोला वो अभी सौमिता शेयर करेगी तो मैं डाल दूंगा इसके अंदर, बट बॉर्डरलाइन का स्टडी था, ठीक है। फॉलफिनॉक्स रीस्टेज फॉलफिनॉक्स, ठीक है, टोटल नियो एडजुवेंट थेरेपी। दूसरा जेम रेडिएशन, जेम सर्जरी, जेम, ठीक है। तो ये प्री-ऑप पैंक 2 है। तो आई थिंक अगर ये अच्छा ट्रायल है तो इसने इसको बढ़िया बोला होगा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मतलब टोटल नियो एडजुवेंट को उसने प्रूव कर दिया होगा। एसपैक 5 है, याद रहता है तो कर लेना, क्योंकि इसका अभी तक कुछ, इसका सिर्फ 1 ईयर ओएस आया है। एसपैक 5 ने क्या बोला, उसने अभी तक आपने जो पढ़ा सब कंपेयर कर दिया। बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल में सर्जरी फॉलोड बाय एडजुवेंट और जेम 2 साइकिल्स फॉलोड बाय सर्जरी फॉलोड बाय एडजुवेंट, फॉलफिनॉक्स सर्जरी एडजुवेंट, रेडिएशन सर्जरी एडजुवेंट। तो इसमें इसने क्या बोला, प्राइमरी एंड पॉइंट वाज R0 R1, सेकेंडरी एंड पॉइंट वाज OS। 2020 में उसका रिजल्ट आया, उसने बोला नो डिफरेंस बिटवीन अपफ्रंट और नियो एडजुवेंट आर्म्स as far as resection rate was concerned, but the R0 was resection rates were concerned, and R0 भी difference नहीं था, but it was still highest in the CRT arm, and 1 year OS was also improved in the neoadjuvant arm. तो R0 रेट फर्क नहीं था किसी में भी, but CRT के बाद R0 रेट बढ़ गया था, and OS जहाँ तक बात है तो OS में neoadjuvant थेरेपी के साथ OS बढ़ गया था, ये उसने बोला, ठीक है। प्रोडीज 44 जो पैंडा बोल रही है सौमिता, प्रोडीज 44 ने 4 है ना, तो इसने ये किया है फॉलफिनॉक्स सर्जरी के बाद वापस ये, नहीं तो फॉलफिनॉक्स रेडिएशन, मतलब उसने रेडिएशन भी ऐड किया है साथ, अच्छा, ठीक है। बाकी 2 ही पेज हैं, खत्म कर दूं ना ये ट्रायल केवल इमेज करें, ये पूछेंगे ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है, कर लूं ना, 2-5 मिनट लगेगा। ओके, ठीक, तो मिनिमली इन्वेसिव ट्रायल्स ऑफ पैंक्रियाटेक्टोमी। मिनिमली इन्वेसिव पैंक्रियाटेक्टोमी में आपको 2 आता है, विपल्स भी आता है और डिस्टल पैंक्रियास भी आता है, दोनों आते हैं। तो एक तो ये इंडिया का ट्रायल है पलानीवेलु सर का, ठीक है, प्लॉट ट्रायल, इसने पैंक्रियाटिक और डियोडेनेक्टोमी किया है बकायदा, मतलब विपल्स किया है उसने अपने इंस्टीट्यूशन में, फेज 2 ट्रायल किया है उसने फॉर मिनिमली इन्वेसिव पैंक्रियाटिक डियोडेनेक्टोमी वर्सेस ओपन, 268 patients, 64 with periambulatory, but 64 phase 1 है, randomized to 1:1, नहीं phase 2 है, sorry, phase 2 में comparison होता है, तो phase 2 ही है, 64 with laparoscopic pancreatic duodenectomy और open pancreatic duodenectomy। उसने बोला laparoscopy ने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया और ब्लड लॉस कम था, हॉस्पिटल स्टे कम था कंपेयर टू ओपन। प्राइमरी आउटकम क्या था, कॉम्प्लिकेशन रेट था पहले, उसको उसने चेंज कर दिया क्योंकि फलाने ने बोला मेरे से कॉम्प्लिकेशन होते नहीं है वैसे भी, तो मैं जीनियस हूँ, मैं कॉम्प्लिकेशन रेट नहीं करता, मैं लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे कर लेता हूँ, बिकॉज दैट्स अ बेटर आउटकम ना। कॉम्प्लिकेशन में आपका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पीओपीएफ ही होगा, पीओपीएफ के कारण सब कुछ होगा, तो पीओपीएफ अल्टीमेटली हॉस्पिटल स्टे बढ़ाएगा ना, तो उसने बोल दिया कॉम्प्लिकेशन रेट मत रखो, हॉस्पिटल स्टे कर दो। तो प्राइमरी आउटकम वाज हॉस्पिटल स्टे, phase 2 study, 60 patients, 30:30 open and lab,
उसने बोला लैब में ऑपरेटिव टाइम कम है, इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस कम है, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे है विच वाज बाय प्राइमरी एंड पॉइंट 0.001 कंपेयर्ड विद ओपन। पलानी में ये जरूर लिख के आना क्योंकि ये अपना ही स्टडी है। उसके अलावा जो भी डी विटामिन दिए हैं ये सारे के सारे डिजिटल पैंक्रियाज में इंपॉर्टेंट है। जो एक लेपर्ड 2 स्टडी है विपल्स का, उसमें उसने इंपॉर्टेंस नहीं दिखाया, वो नेगेटिव ट्रायल था। तो विपल्स में एक ही स्टडी है मिनिमल इन्वेजिव की, अच्छी एस्टैब्लिश्ड पब्लिश्ड पलानी वेलो की प्लॉट ट्रायल, ठीक है। तो लेपर्ड 1 वाज कंपेयर्ड ओपन टू मिनिमली इन्वेजिव डिजिटल पैंक्रियास, 100 पेशेंट्स, उसने देखा कि जिसने मिनिमली इन्वेजिव किया उसको वो सब एडवांटेज मिले, लेस ब्लड लॉस मिला, लेस बट लॉन्गर ऑपरेटिव टाइम मिला, एंड पीओपीएफ मॉबिलिटी सब कुछ सिमिलर था। फंक्शनल रिकवरी वाज आल्सो 2 डेज सूनर, 6 वर्सेस 4 डेज का इनका था। तो इसने बोला लेपर्ड ने कि डिजिटल पैंक्रेटेक्टोमी में मिनिमली इन्वेजिव वर्क्स, लॉन्गर ऑपरेटिव टाइम बट reduced mobility, similar mobility, similar POPF but enhanced recovery. This was leopard. So then came leopard 2. leopard 2 ने बोला मैं सेम चीज करूंगा बट विपल्स करूंगा, उसका मैं डिजिटल नहीं करूंगा, मैं विपल्स करूंगा। This trial was terminated prematurely when they found that 90-day post-op mortality was 10% in the laparoscopic group compared to only 2% in the open group. तो ये प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर दिया, नेगेटिव ट्रायल था। डिप्लोमा क्या था? डिप्लोमा लेपर्ड के लिए था। डिप्लोमा ने बोला वही ओपन एंड इन्वेजिव डिजिटल पैंक्रेटेक्टोमी, लेफ्ट साइडेड पीडीएससीज इज एक्टिवली अक्रोइंग। अभी तक उसका जो डेटा पब्लिश हुआ उसमें मिनिमली इन्वेजिव डीपी अपीयर्स टू बी सेफ एंड फीजिबल इन पेशेंट्स विद लेफ्ट साइडेड पैंक्रेटिक कैंसर परफॉर्म बाय एक्सपीरियंस्ड पैंक्रेटिक सर्जन्स। तो आपके पास मिनिमली इन्वेजिव का क्वेश्चन आएगा अगर 2-3 मार्क का, तो एटलीस्ट एक पेज आप लिख देना, प्लॉट स्टडी बाय इंडिया पलानी वेलू, जिसमें उसने बोला विपल्स कैन बी डन, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे वाज द प्राइमरी आउटकम, वो बेटर था, पी वैल्यू 0.001 थी। बाकी इंटरनेशनल डेटा में लेपर्ड डिजिटल पैंक्रियास कर रहा है, उसने बता दिया अच्छा है। डिप्लोमा एक्टिवली रिक्रूट कर रहा है पर उसमें बता रहा है कि अच्छा है। लेपर्ड 2 वाज अगेन विपल्स का, जो पलानी वेलू ने किया वही लेपर्ड 2 ने किया, पर लेपर्ड 2 ने बोला कि इट वाज प्रीमेच्योरली टर्मिनेटेड बिकॉज इट वाज बैड। ठीक है, टारगेटेड थेरेपी का पैंक्रियास के अंदर रोल आ रहा है इसलिए मैंने डाल दिया है। टारगेटेड थेरेपी में आपके पास कॉन्को 5 ट्रायल है, जिसने बोला फॉलोइंग R0 रिसेक्शन 450 पेशेंट्स रैंडमली असाइंड टू रिसीव जेमसिटाबिन अलोन और जेम विथ और लुटिन। ठीक है, कॉन्को 1 याद है ना? कॉन्को 1 ने क्या किया था? जेम वर्सेस ऑब्जर्वेशन, बराबर। कॉन्को 5 ने क्या किया? जेम विथ अर्लोटिनिब वर्सेस जेम, कोई डिफरेंस नहीं था। टारगेटेड थेरेपी इन ये पैंक्रियास कैंसर। फिर आया आपका RTOG ट्रायल, उसने बोला जेम प्लस अर्लो अगेन विथ जेम अलोन इन द एडजुवेंट सेटिंग प्रायर टू रेडिएशन। पहली बात तो एडजुवेंट के अंदर रेडिएशन देना नहीं है। किसने कहा था? 9704 के अंदर RTOG, उसने कहा था कि मैंने जेम और 5FU दोनों दिया पहले, बाद में 5FU बेस्ड रेडिएशन दिया, बाद में जेम और 5FU दिया, कंपेयर किया तो जेम इज इक्वल टू 5FU। तो RTOG ने वापस बोला कि रेडिएशन तो RTOG है ना, तो रेडिएशन तो देगा ही वो, RTA तो उसने दिया, पर उसने बोला जेम के साथ दूं या जेम प्लस अर्लोटिनिब के बाद। तो इसने बोला डिफरेंस था पर पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं थी। ठीक है, तो अगेन जेम प्लस अर्लोटिनिब हैज बीन रिपीटेडली सेड कि इट इज नॉट a target therapy worth pursuing whether or after radiation, it is not a target therapy that is worth pursuing। तो ये खत्म हो गया। फिर आपका आया पोलो ट्रायल, ये अपन ने ओलापेरिब के लिए पढ़ा था ओवेरियन कैंसर के अंदर, ब्राका वाले म्यूटेशंस के अंदर। यहाँ पर भी यही है, favorable efficacy of PARP inhibitors against BRCA1/2 mutation led to design of the POLO trial, randomizing patients with metastatic pancreatic cancer and germline BRCA to maintenance PARP inhibitor, olaparib or placebo. Metastatic, ठीक है, तो you are not giving up. Metastatic setting, BRCA positive, observation versus PARP. P value significant, PFS significant. 7 months versus 3.5 months. So double. Metastatic pancreatic cancer patient surviving for 7 months versus only 3.5 months in observation group with PARP inhibitor if BRCA is positive. ठीक है,
ये अगर याद रहता है तो नाम रखना याद, कंपास एंड इम्पैक्ट ट्रायल। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सारे पैंक्रियाटिक कैंसर पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनका वो लोग होल जीनोम या एनजीएस कर रहे हैं सीक्वेंसिंग, और उसके हिसाब से दे आर गिविंग देम थेरेपीज and then they are comparing with observation. There are multiple arms in these. किसी को GEM plus TRAS2 मिल रहा है अगर HER2 पॉजिटिव है, किसी को 5FU with mitomycin C मिल रहा है अगर DNA डैमेज रिपेयर का प्रॉब्लम है, किसी को GEM plus अर्लो मिल रहा है अगर KRAS वाइल्ड है, किसी को GEM अलोन मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिला। ऐसे करके इम्पैक्ट एंड कंपास आर, इतना ही लिखना है अगर आता है कभी तो, कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग और NGS सीक्वेंसिंग बेस्ड ट्रायल्स which are identifying targetable mutations in metastatic pancreatic cancer patients who in the metastatic setting ये mostly who are क्या बोलते हैं, trying to find out targeted therapy का impact on pancreatic cancer versus conventional standard of care. They are trying to find out, अभी तक आया नहीं। और इम्यूनोथेरेपी का एक ही ट्रायल है, कैप्री ट्रायल। कैप्री ट्रायल कंपेयर्ड एडजुवेंट VM प्रोटोकॉल विद एडजुवेंट 5FU अलोन। कोई स्टैटिस्टिकल डिफरेंस नहीं था, बट पेशेंट्स ट्रीटेड विद VM प्रोटोकॉल हैड अ मीडियन 32-month OS longer than all adjuvant trials until Prodigy FOLFIRINOX trial। VM प्रोटोकॉल क्या है, ये है, ठीक है, वर्जीनिया मेसन एडजुवेंट इंटरफेरॉन प्रोटोकॉल, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनोथेरेपी। VM प्रोटोकॉल क्या है, सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन, कीमो और कीमो रेडिएशन के टाइम पे आप हर 2 हफ्ते पे इंटरफेरॉन देने वाले, ठीक है, तो दैट इज इम्यूनोथेरेपी। सो इम्यूनोथेरेपी इन पैंक्रियाटिक कैंसर हैज बीन अप्रोच्ड विद अपना इंटरफेरॉन हैज बीन अचीव्ड पोस्ट सर्जरी। VM प्रोटोकॉल के हिसाब से आप देते हो, दैट इज CRT फॉलोड बाय CT फॉलोड बाय CT। CT इज कीमोथेरेपी, इसमें आप इंटरफेरॉन डालते हो। तो ये एक कैप्री ट्रायल है which is using this protocol and which showed a OS benefit। I don't think targeted आएगा, इम्यूनो तो नक्की नहीं आएगा। बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल मेरे को लग रहा है, एविडेंस डाल के पूछ सकता है, न्यू एडजुवेंट कीमो वर्सेस न्यू एडजुवेंट CTRT विद एविडेंस। तो बॉर्डर लाइन के अंदर वो 3 तो नक्की याद रखना, अलायंस, फिर अपना प्रोडिश, और तीसरा क्या था रे, पांडा। हाँ, ऐसे RT में पांडा है और इसमें क्या है, वो एक पनाश था और एक पांडा था। ये प्रियोपैंग तो लिखना ही अपने को, ये मैंने कहा था आपको। एक ये 101 याद रखना, फेज 1। तू इतना पढ़ने के बाद याद नहीं हो रहा है तुझे, हमें कैसे याद होगा भाई? तो वही तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 101 अलायंस याद रखना, M से मर्फी याद रखना, फेज 2 इसने TNT बोला, और तीसरा 501 अलायंस, ठीक है। ये तुम तो याद रखना, बाकी प्रियोपैंग ऊपर का है, और ये तुम बता रहे हो अभी प्रोडिश का, तुम बता देना प्रोडिश एंड प्रियोपैंग। भेजा है मैंने डॉक्यूमेंट, सहाना और राकेश को कोई फॉरवर्ड कर देगा आई थिंक। ठीक ठीक, मैं इसमें डाल के बाद में शेयर कर देता हूँ। सुनना तू, उसमें एक दो चीज़ और डाल लेना, वो एक तो लिवर का वो फ्लो चार्ट डाल देना, BCLC वाला, और एक वो डाल देना एस्मो का, पैनक्रियास का फ्लो चार्ट ट्रीटमेंट का। एस्मो का, ठीक, देखता हूँ। ठीक है, तो एंड टाइम पे रिवाइज करने के काम आ जाएगा। ठीक, चलो, थैंक यू। थैंक यू भाई। ओके बाय।